छह आर्टिकल हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। छह में से हमने डिटेल में कितने पढ़ लिए थे? फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया था ना। आरटीआई वर्सेस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन वाला डिटेल में पढ़ा था। आर्टिकल 142 जिसमें कंप्लीट जस्टिस करता है सुप्रीम कोर्ट, उसको डिटेल में पढ़ा था। चारों आर्टिकल पे हमने बात कल कर ली थी, बट हम डिटेल में नहीं पढ़े थे। थर्ड आर्टिकल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 355 डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन हो गया था ना। इस एक्ट से क्या चेंज हुआ वो भी हमने पढ़ा था। कंट्रोवर्सी भी पढ़ी थी। ये तराजू पे नाच रहा है। हाँ। आर्टिकल 355 कल हमने बात करी थी इस पे ना कि आर्टिकल 355 इज अबाउट यूनियंस ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट। तो एक्सटर्नल अगर कभी स्टेट को खतरा होता है या इंटरनली भी वहां पे डिस्टर्बेंस होता है तो उसको प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी है सर? इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो हम लोग फेडरल है, बट कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अगर कोई थ्रेट आता है या एग्रेशन आता है तो उस केस में यूनियन गवर्नमेंट जो है उसी के पास एक एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव है कि दे मस्ट प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन एज वेल एज इंटरनली। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट इशू है, बट इन केस कभी स्टेट अगर नहीं मेंटेन कर पाता है तो एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय करके या फिर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपने हाथ में लेकर सेंट्रल क्या करता है, उसकी जो गवर्नेंस है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है। सो आर्टिकल 355 उसी से जुड़ा आर्टिकल है, ठीक है। और ये अभी न्यूज में क्यों आया सर करंट अफेयर्स में? बिकॉज हुआ ये कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, वक्फ एक्ट आया था सर एक बीच में, है ना। वक्फ एक्ट के बारे में आएगा बीच में किसी करंट अफेयर्स की क्लास में कि वक्फ क्या होते हैं, ठीक है। ये डोनेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, कम्युनिटी उसको ओन करती है, मुस्लिम्स रिलीजन के अंदर उनको वक्फ कहा जाता है और उनको हैंडल करने के लिए बॉडीज होती है। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अभी रिसेंटली आया था, उसके अगेंस्ट जो वेस्ट बंगाल में एक मुर्शिदाबाद क्या है सर, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वायलेंस हुआ सर। वहां पे क्या हो गया सर? वायलेंस हो गया, ठीक है। कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ टकरा गई सर और वहां पे वायलेंस देखने को मिला। तो उस वायलेंस को मद्देनजर रखते हुए किसी ने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि क्योंकि स्टेट जो है यहाँ की गवर्नमेंट से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको आर्टिकल 355 को यूज करते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करना चाहिए, एडिशनल फोर्सेस को, क्योंकि स्टेट की पुलिस से तो मेंटेन हो नहीं रहा है, ऐसा कहना है पिटिशनर का। समझ में आई सर? ये वाली बात है, मतलब मोटा मोटी यही वाला केस है आर्टिकल 3। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लाइन टू इशू डायरेक्शन फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस इन वेस्ट बंगाल फॉलोइंग द वायलेंस इन द मुर्शिदाबाद ओवर द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। समझ आया सर? ये इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं सर, स्टेट का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट ही मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो हमने इस पे बात कर ली थी कल। हमको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखना है, आर्टिकल 355 कहता क्या है सर। आर्टिकल 355 का एग्जैक्ट टेक्स्ट क्या है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। ये तो हमको समझ आ रहा है। बाहर से अगर किसी स्टेट पे अटैक हो जाता है तो एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना है। एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है? जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, जब केओस होगा, तो उससे स्टेट को प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है सर? यूनियन। इट इज ड्यूटी ऑफ द यूनियन एंड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और कहीं ना कहीं फेडरल बैलेंस को यूनियन की तरफ ले जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है सर। तो किस स्टेट में कब इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है और कब यूनियन को लगे कि हमें कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेना चाहिए स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, तो आर्टिकल 356 को इन्वोक करके प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, वहां पे लगा सकते हैं सर। तो 355 तो रीजन देता है और 356 वो वर्च्यू है जिसको यूज करके आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? हमने डिस्कस कल काफी बात करी थी इसके ऊपर अपन ने। तो ये आपका एग्जैक्ट टेक्स्ट है और 355 को आपको याद रखना है, स्पेशली दोज हु आर अपेयरिंग फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। व्हाट आर की कंपोनेंट्स? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, यू हैव टू डिफेंड इट। यूनियन लिस्ट की फर्स्ट ही एंट्री है, यूनियन मस्ट प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम फॉरेन अटैक और इन्वेजन। कल को पंजाब के ऊपर पाकिस्तान की साइड से अटैक होगा तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? पंजाब की गवर्नमेंट को इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर देखना है, एक्सटर्नल एग्रेशन को कौन संभालेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। समझ आ रहा है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस, यूनियन मस्ट असिस्ट स्टेट फेसिंग इंटरनल थ्रेट्स। अब इंटरनल थ्रेट्स कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये वेगनेस है सर, तो ये सेंट्रल के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, उनको लग रहा है कि डिस्टर्बेंस है तो डिस्टर्बेंस है, नहीं लग रहा तो नहीं है सर। डेफिनेशन इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, तो देखो 3 पॉइंट उसने कवर किया, आर्टिकल 355 में 3 पॉइंट कवर कर रहा है कि यूनियन जो है वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा किन किन चीजों से, पहला एक्सटर्नल एग्रेशन, सेकंड उसने बोला इंटरनल डिस्टर्बेंस, और तीसरा बोला कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। मतलब अगर कोई राज्य कभी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा सर, ऐसी कंडीशन में सेंट्रल जो है वो उस स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपने हाथ में ले सकता है। दिस इज एन इफेक्टिव ग्राउंड फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो एक ग्राउंड है वो ग्राउंड ये है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन आपने पढ़ा होगा 356 के अंडर कब लगता है सब, जब गवर्नर एक रिपोर्ट देता है किसको, प्रेसिडेंट को, कि सर स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा, उस सिंगल सोलो गवर्नर की रिपोर्ट के बेस पे प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड कर देगी, आप लगा दोगे सर, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो 3 चीजें कवर कर रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड थर्ड वन इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, की संविधान के अनुसार राज्य चल रहा है या नहीं चल रहा है, और ये आर्टिकल है 355। याद समझ आया सर, दिस इज द टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि 355 इज अ डायरेक्टिव प्रोविजन addressed to the union government. It describes a constitutional duty but doesn't specify the mechanism for its enforcement. मतलब आर्टिकल 355 एक डायरेक्टिव प्रोविजन है, डायरेक्टिव मतलब ये केंद्र को डायरेक्शन दे रहा है कि अगर कहीं पर ये आती है चीजें, सिचुएशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर सरकार नहीं चल रही है, ऐसे केस में आपके पास ये पावर है कि आप कर सकते हो बट कैसे करोगे ये नहीं बताया है, 355 में ये नहीं बताया कैसे करोगे, फिर वो 356 बता रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लगा के आप कर सकते हो सर। तो आर्टिकल 355 इज नॉट टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म, इट इज जस्ट अ डायरेक्टिव प्रोविजन, गेटिंग इट सर। 356 also one of the provision under which the central do this, one of the provision है, सिर्फ प्रेसिडेंट रूल लगा के ही नहीं करते, आप कभी कभी एक्स्ट्रा फोर्सेस भी डिप्लॉय करते हो, जिस पे बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देयर कैन बी मल्टीपल मींस on the base on according to which the central government can interfere in order to stabilize the state government or state in chaos. Okay, nature and limitation इसकी क्या है सर, not self executing, अपने आप नहीं जाता है वो, आर्टिकल 355 जो है that is not a source of direct executive power, ठीक है। it doesn't automatically authorize the union to take action in the state, the union must rely on other constitutional provision or statutory powers to implement this duty। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा आर्टिकल है बट क्वेश्चन इससे आएगा तो इतना इंट्रिकेट और घुमा के आएगा ना कि गलत कर दोगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, इसका एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहली बात उसने बोली कि 355 मैकेनिज्म नहीं बता रहा है कि आप कैसे करोगे, वो सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रोविजन है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं यूनियन को बता दिया गया है कि ये आपकी ड्यूटी है, समझ, मम्मी बता के गई है कि छोटे भाई का ध्यान रखना, बस दैट्स इट, बता के चली गई है। छोटे भाई का ध्यान कैसे रखना है, किस एक्सटेंट तक रखना है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, बात समझ आ रही है। उसके लिए अलग से डायरेक्शंस जो है वो किचन के अंदर एक नोटबुक लिखी है, उसके अंदर लिखे हुए हैं, उसको पढ़ लो कि भाई छोटे भाई का ध्यान कैसे रखना है, कि भाई 12 बजे उसको ये खिलाना है, 2 बजे उसको ये खिलाना है, 5 बजे इसको ये खिलाना है, ठीक है, 6 बजे वो पॉटी करता है, उस हिसाब से उसके कप डायपर चेंज करना है, समझ आ रहा है। इंस्ट्रक्शंस वहां नहीं है उस आर्टिकल में, मम्मी नहीं बता के जा रही उसको, 355 वही आर्टिकल है जो बता रहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर उसके प्रोविजन नहीं चल रहे हैं तो ये यूनियन को करना है, बट कैसे करना है इसका भी मैकेनिज्म बताया हुआ नहीं, इट इज जस्ट अ ब्लेटेंट डायरेक्टिव, ओके। तो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि इसके अंदर मैकेनिज्म डिस्क्राइब नहीं है सर। फिर आ रहा है नेचर एंड लिमिटेशन में वगैरह, नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, मतलब 355 सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई मैकेनिज्म बता ही नहीं रखा, तो ये इस चीज को पढ़ो, नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब उसमें बता दिया है कि ऐसे करना है, बट उसको एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी ना किसी और अदर लीगल तरीके पे जाना पड़ेगा, बात समझ आ रही, मतलब ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि आपकी जैसी मर्जी होगी वैसे कर दोगे, नहीं, उसने बताया है कि आपको प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो मैकेनिज्म यूज करोगे उस मैकेनिज्म का भी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शन होना जरूरी है, समझ, मतलब किसी इलीगल मीन से नहीं करोगे कि भाई संविधान में नहीं लिखा हुआ है रेजिड्यूरी तरीके से कर रहे हो, नहीं, दैट शुड बी समथिंग। अगर जैसे आप 356 पे रिजॉर्ट करोगे तो ग्राउंड विल बी 355, है ना,
356 तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। उसी तरीके से अगर आप किसी कानून के अंतर्गत भी करते हो कि भैया ये पर्टिकुलर एक एक्ट है जो पार्लियामेंट ने पास किया, इस एक्ट के अंदर इस प्रोविजन में हमको लग रहा है कि हम ये चीज कर सकते हैं, तो अगर आपको वो पावर उस एक्ट से मिल रही है तो लीगल सेंटिटी मिल रही है, बट उसका ग्राउंड कौन दे रहा है आपको? 355। सो 355 इज नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, इसने कोई एग्जीक्यूटिव पावर आपको बता दी कि आपके पास है, बट कैसे करोगे वो किसी न किसी एक्ट के अंडर ही करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट दैट इट डजंट ऑटोमेटिकली ऑथराइज द यूनियन टू टेक एक्शन इन द स्टेट्स। ये ऑटोमेटिकली ऑथराइज नहीं करेगा, इसने सिर्फ बताया है कि यूनियन की ड्यूटी, बट यूनियन को करना अभी भी किसी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या फिर किसी अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंडर करना पड़ेगा। समझ में? द यूनियन मस्ट रिलाई ऑन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और स्टैट्यूटरी पावर्स टू इंप्लीमेंट दिस ड्यूटी। ये ड्यूटी को पूरा करने के लिए आपको अन्य शक्तियों पे क्या करना होना पड़ेगा? निर्भर होना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली नहीं है, इज नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग। नाउ रिक्वायरिंग इनेबलिंग requires enabling provision. Article 355 must be taken through Article 356। तो अब करोगे कैसे? अब मतलब अब इनेबल कैसे कर रहा है उसको? 355 के अंदर जो ड्यूटी है उसको आप ग्राउंड पे कैसे उतारोगे? उसके लिए वो बता रहा है आर्टिकल 356 इज प्रेसिडेंट्स रूल। अगर आपको लग रहा है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चल रहा है, गवर्नर की रिपोर्ट के बेस पे आप राष्ट्रपति शासन लगा दो उसका, तो एग्जीक्यूट हुआ। 355 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है 356 के थ्रू। समझ आ रहा है? सिमिलरली आर्टिकल 257 द कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है 257, सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में आता है। स्टेट मस्ट एक्सरसाइज देयर एग्जीक्यूटिव पावर इन अ वे दैट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट और प्रेजुडिस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। हम क्लासरूम कोर्स में पढ़ते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, ठीक है, पढ़ा है हमने क्लास में कि कभी भी स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को इस तरीके से यूज नहीं करेगा कि वो ऑब्स्ट्रक्ट करे या प्रेजुडिस करे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। बात समझ में आ रही? मतलब सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव पावर को डिसरप्ट किए बिना स्टेट को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को क्या करना है? यूज करना है। और एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो वहीं तक एक्सटेंड करती है जहां तक आपकी लेजिस्लेटिव पावर एक्सटेंड करती है। ये बात भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर का अलग से कोई सेक्शन नहीं है। सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव पावर हर उस एक्ट पे एक्सटेंड करती है जो एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है। स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर हर उस एक्ट तक पे एक्सटेंड करती है जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है। ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होता है। स्टेट को एग्जीक्यूटिव पावर कई बार सेंट्रल की डेलीगेट होती है, ध्यान रखना इस चीज को। एग्जांपल के लिए सेंट्रल ने एक्ट पास किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मान लो सेंटर ने पास किया है या पार्लियामेंट ने पास किया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेंटर ने पास किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे जहां जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का क्या है? ड्यूटी होगा सर उसको एग्जीक्यूट करना। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उसको एग्जीक्यूट करने की स्थिति में नहीं आएंगे? कभी आएंगे सर, आएंगे। स्टेट के ऑफिसर्स भी कभी उसको, स्टेट के ऑफिसर वायलेट करेंगे क्या उसको? नहीं, उनको भी एग्जीक्यूट करना है। बट पॉइंट इज कि उनका काम उसको मेजरली एग्जीक्यूट करना नहीं है। मेजर एग्जीक्यूशन उसका कौन देखेगा सर? मतलब उसका जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल के अफसर ही देखेंगे, वो डिपार्टमेंट ही सेंटर के अंडर आएगा, पूरा का पूरा आएगा। पर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं वो भी कभी सेंट्रल की एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी या सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो देखें या सेंट्रल के जो बनाए हुए एक्ट है उनको एग्जीक्यूट करें, इसका भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और वो यूजुअली एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है सेंटर की स्टेट की सेंटर को देना, सेंटर की स्टेट को देना, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के हाथ में होता है विद द कंसेंट ऑफ समबडी हु इज रिसीविंग दैट पर्टिकुलर पावर। इसको भी हमने क्लासरूम में पढ़ा है। मतलब ये जो प्रोविजन है ना सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का, इसको डिटेल में हमने क्लास में कवर किया है। समझ में आ रहा है? तो इन जनरल एग्जीक्यूटिव पावर वहीं तक एक्सटेंड होती है जहां तक लेजिस्लेटिव पावर एक्सटेंड होती है, ठीक है सर। ये तो हम क्लास में पढ़ते ही हैं। तो यहां बात अपनी ये है 257 ये कह रहा है कि स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को ऐसे एक्सरसाइज करता है कि कभी भी वो जेपरडाइज नहीं करता किसको सर, या सेबोटाज नहीं करता यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर को। समझ? यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर को डिसरप्ट करना नहीं है सर। एंड द यूनियन कैन गिव बाइंडिंग डायरेक्शन टू स्टेट फॉर दैट पर्पस। और यहां पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर स्टेट सेंट्रल के पास आती है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट को इस तरीके से फंक्शन करने के लिए कि वो सेंट्रल की पावर को सेबोटाज नहीं करे, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे सकती है। और अगर 257 के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को स्टेट डिनाई कर देता है, अगेन दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 356। सुना है? इस बात का ध्यान रखना। इन जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव कैसे करना है या एग्जीक्यूट कैसे करना है आपका पावर
या एग्जीक्यूटिव पावर, हाउ द स्टेट विल एक्सरसाइज देयर एग्जीक्यूटिव पावर हैव नथिंग टू डू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इन जनरल केंद्र सरकार नहीं बताती कि राज्य अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को कैसे एक्सरसाइज करें, इन जनरल। बट इफ स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर इज कमिंग इन कन्फ्रंटेशन विथ और ट्राइंग टू sabotage the executive power of the center, in that case scenario or in the potential conflict, it is not always that conflict will occur and then center will give direction. No, if there is a possibility or there is a kind of anticipation that some kind of confrontation will occur in the future, the central can give direction regarding the executive power to the state, and if those direction or those instructions are not followed by the state government, in that case scenario that can be a ground to implement president's rule in that state. बात समझ में आई? प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज हो जाएगा अगर ऐसे ब्लेटेंटली यूज करेंगे तो, कि इस भाई स्टेट कैसे एक्सरसाइज करेगा, स्टेट का राइट है। बात समझ में आ रही? आई होप देयर इज अ क्लैरिटी। सो आर्टिकल 257 इज अगेन गिविंग सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू द यूनियन इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, ठीक है, बैलेंस करने के लिए है, नो डाउट, क्योंकि सेंटर का भी एग्जीक्यूटिव पावर वहीं तक एक्सटेंड करेगा जहां तक उनका लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर जाके तो नहीं करेगा चीजें, बट जहां पे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है वहां वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है। आई होप क्लैरिटी। सो आर्टिकल 257 इज ऑल्सो समथिंग दैट सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट ओनली व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और देयर इज अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। गेटिंग इट सर? So again this 257 will also something which will give you something to implement on the ground, the article 355, okay। 355 जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 257 मिल रहा है, क्योंकि इसमें वो डायरेक्शन देने का राइट रखता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी है 356, कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी, ओके। तो 355 विल बी इम्प्लीमेंटेड, और अगेन नॉट इम्प्लीमेंटिंग, एक्चुअली इनेबलिंग प्रोविजन है। It will enable the central government to implement the president's rule in order to implement the provisions in the 355. Similarly, it can use article 257 to give instruction to the state government in order to implement the things written in the 355. Okay, similarly the third is the statutory provision like CRPF Act, NDRF Act. There are so many acts of the separate armed forces or some kind of disaster relief forces, okay. Those acts can also be invoked, because under those acts also some kind of extraordinary power has been provided to the center. Again 355 can be implemented on the basis of these provisions. So these are statutory provision, these two are constitutional provision, right? State consent for the paramilitary deployment. Now it's very important thing to understand that, because there are some conflicting interpretations. Law and order in a particular state is a state issue, okay. Now central government, if central government is employing paramilitary forces in a particular state, for example in this case in the West Bengal, central government is employing or deploying some of the paramilitary forces in order to restore the law and order in a state. Now point is, law and order is a state issue, so is there, what is the possibility, like क्या हो सकता है? केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए, या फिर केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वो बिना स्टेट की परमिशन के भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है? व्हाट इज योर ओपिनियन? सर बेसिकली डिफेंस का भी नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल सब्जेक्ट के अंदर आता है, वो डिप्लॉय कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी और भी कंसीडर और आर्टिकल 355 के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए वो कर सकता है कि दैट्स द पॉइंट व्हिच इज रिटन इन 355, बट कहाँ ये लिखा हुआ है कि वो, मैं पूछ रहा हूँ कर सकता है स्टेट के कंसेंट के बिना कर सकता है कि नहीं, मतलब राज्य को पूछे बिना? देखो टेक्निकली स्पीकिंग स्टेट का कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज का। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल हर्डल नहीं है इसके अंदर, मतलब बिना सेंट्रल, जो बिना स्टेट के कंसेंट के भी डिप्लॉय कर सकता है। बट इन प्रैक्टिस टू मेक अ सिनर्जी, एक तालमेल बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ क्या किया जाता है, उसका कंसेंट काइंड ऑफ, उसका कॉन्करेंस जो है उसके साथ बातचीत की जाती है और फिर ही डिप्लॉय किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट संभालेगा ना सर,
तो आप एडिशनली उसको हेल्प करने की कोशिश करो, ना कि उसके पावर को सबोटाज कर दो। बात समझ आ रही है? इट्स नॉट लाइक सेंटर विल गो एंड टेक ओवर एवरीथिंग और स्टेट की फोर्सेस को गया साइड में हो जाए। इट्स नॉट लाइक दिस। ओके, फिर तो सेंटर का कंट्रोल आ जाएगा ना उसके ऊपर, विच इज नॉट अल्टीमेटली द पर्पस। पर्पस इज टू असिस्ट द स्टेट। तो कई बार ये होता है कि स्टेट खुद सेंट्रल से हेल्प मांगता है कि भैया हमको एडिशनल कुछ डिप्लॉयमेंट करो ताकि अभी ये सेंसिटिव एरिया को हम कंट्रोल कर पाए। या तो सेंट्रल खुद मांगेगा, स्टेट खुद मांगेगा, या फिर सेंट्रल अपनी तरफ से लग रहा है कि यार स्टेट तो अपने ईगो में है, या फिर उसकी अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी अलग पॉलिटिकल पार्टी, तो वो ये भी रहता है थोड़ा आइडियोलॉजिकल, तो मांगते नहीं है। जैसे अभी वहां चल रहा है, हमारा टीएमसी की गवर्नमेंट है, केंद्र में बीजेपी है, तो स्टेट कह रहा है हम संभाल लेंगे, हमको जरूरत नहीं है, छोटा मोटी चीजें तो होती रहती, इतना बड़ा स्टेट है। और केंद्र कह रहा है ये लॉलेसनेस है, तो देयर कैन बी समथिंग। ओके, सो इट्स लाइक दिस। तो ये पॉलिटिकल टसल भी कई बार देखने को मिलता है, बट टेक्निकली स्पीकिंग सेंटर कैन डिप्लॉय एडिशनल फोर्सेस विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, बट इन प्रैक्टिस वो कंसेंट मतलब उनके साथ सिनर्जी से करते हैं सर। तो यहाँ पे इसका नोट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली द यूनियन डज नॉट रिक्वायर स्टेट कंसेंट टू डिप्लॉय पैरामिलिट्री फोर्सेस। Under Article 355, the center has duty to protect blah 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 blah. The Supreme Court has upheld this power, though it emphasized cooperative federalism. In practice, consultation with the state is the norm. तो नॉर्मली आप कंसल्ट करके करते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनली कोई वहां पे कंडीशन नहीं है। ठीक है सर, तो ये समझ आ रहा है 355 के नेचर को समझो। देखो टाइम भी दे रहे हैं हम लोग, और आर्टिकल को इस तरीके से निकाल लेंगे कि अरे छोड़ो यार, इससे सवाल है, हर एक आर्टिकल से थोड़ी सवाल आता है, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, ये आर्टिकल न्यूज में चला है इसलिए इसमें सवाल आने की संभावना रहती है। ठीक है, कितने आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में? 450 के आसपास आर्टिकल है अभी। क्या एक आईएएस ऑफिसर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उसको हर आर्टिकल की हर चीज पता हो? यस, हाँ, नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, जबकि यूपीएससी नहीं कर रहा है एक्सपेक्ट कि हर आर्टिकल जानू। इतना एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो मूलभूत बेसिक आर्टिकल्स हैं वो जानो। शुरू में अपन क्लासरूम में पढ़ते हैं तब भी मैं पहले दिन से बताता हूं कि भैया पॉलिटी के अंदर कम से कम 100 आर्टिकल आपको आने चाहिए, और 1 से 51 शुरू वाले तो मुंह पे याद होने चाहिए, है ना, बाकी 49 बीच बीच में आ जाते हैं। 100 पे तो बात कर रहे हैं अपन, और फिर 5-10 आर्टिकल ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स में कूद के आ जाते हैं। 355 उसमें से एक है। तो इन जनरल हम सारे आर्टिकल को एकदम वैसा नहीं पढ़ रहे हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ही रट्टा मार लिया, नहीं। पर मुझे लगता है कि नहीं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उससे इतनी उम्मीद की जाती है कि उसको ये चीजों पे क्लैरिटी होगी सर, है ना। और हर एक चीज पे उसका, जैसे ये इनेबलिंग है, ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नहीं है, ये टेक्निकल डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। और पेरिफेरली हम ये चीज सीख ही लेते हैं कि भाई जैसे अभी ये चीज सीखी हमने कि कंसेंट जरूरी नहीं है स्टेट का टेक्निकली, बट ऑन प्रैक्ट कंसेंट जरूरी नहीं है स्टेट का, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर स्टेट के साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, सिनर्जी बनाने के लिए कंसेंट लिया जाता है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? These kind of things can be part of your mains answer. Okay, limited judicial review. Judicial review limited है, इसका मतलब क्या है सर? Court generally refrain from issuing operation direction like force deployment. गवर्नमेंट को या कोर्ट को जब कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है, पिटिशन जाती है कि यहाँ पे डिप्लॉय कर दो सर, या सेंट्रल को डिप्लॉय करना चाहिए, तो नॉर्मली ये कोर्ट का काम नहीं है सर। कोर्ट का काम नहीं है ना। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी डायरेक्ट करेगा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करो, नहीं करेगा ना सर। इट्स नॉट देयर वर्क, इट्स अ पॉलिसी वर्क। डिस्टर्बेंस देखना या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है? पॉलिसी का काम है आपका। ठीक है, एग्जीक्यूशन का काम है, कोर्ट का काम नहीं। तो कोर्ट यूजुअली रिफ्रेन करता है अपने आप को कि भाई उसका इसमें कोई रोल नहीं है, तो पॉलिसी डिसीजन है सर, है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर सामने दिखना चाहिए। सच डिसीजन फॉल विद इन द एग्जीक्यूटिव डोमेन। किसके डोमेन में सर? एग्जीक्यूटिव के डोमेन में, एंड इन्वॉल्व असेसमेंट ऑफ ग्राउंड सिचुएशन। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ग्राउंड पे जाके एग्जीक्यूशन की सिचुएशन दिखेगा, उसका काम नहीं है सर, एडजुडिकेट करेगा ना वो तो। ठीक है, वाई सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन, क्यों मना किया सुप्रीम कोर्ट ने? केस समझ में आ रहा है ना। मुर्शिदाबाद वाले रीजन में पिटिशन गया कि वहां पे सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करो। कोर्ट ने कहा भैया नॉट आवर कप ऑफ कॉफी, वी लाइक टी। ओके, हाँ। तो कोर्ट ने बोला लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, पहले तो राज्य का सब्जेक्ट है सर। फेडरल रेस्पेक्ट, कोर्ट अवॉइड अंडरमाइनिंग स्टेट ऑटोनॉमी बाय ऑर्डरिंग सेंट्रल इंटरवेंशन। अगर कोर्ट कहता है कि डिप्लॉय कर दो, तो कहीं ना कहीं फेडरल रेस्पेक्ट थोड़ा सा क्या हो जाता है,
आगे पीछे होगा, क्योंकि अंडर स्टेट की ऑटोनॉमी अंडरमाइन होगी सर। स्टेट ने अपनी तरफ से अगर मदद मांगी है तो आप आगे से आगे करो, कि स्टेट कह रहा है हमसे हैंडल नहीं हो रहा भाई, पर स्टेट कर रहा है और एक्सट्रीम केस आ जाता है तो सेंटर को खुद समझ आएगा कि भाई डिप्लॉयमेंट की पावर है तो कर दो, है ना। और अति टाइप सिचुएशन बिगड़ रही है तो फिर 356 लगाओ ना। बात समझ में आ रही है? गवर्नर रिपोर्ट देगा भैया लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा राज्य से, है ना। जब मणिपुर में लगा ना, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा, लेट लगा पर लग गया ना, कि भाई स्टेट से कंट्रोल हुआ ही नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंस कंट्रोल नहीं हुआ, लगाया गवर्नर की उसके बेस पे क्या लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। एक्सट्रीम केस में तो आपके पास 356 है ही सर, है ना। और उसके अलावा 257 है सर। फिर समझ, फेडरल रेस्पेक्ट, सेपरेशन ऑफ पावर है सर, है ना। कोर्ट का काम नहीं है ये करना, पॉलिसी का काम है। नो इन्फोर्सिएबल राइट, 355 डजंट क्रिएट जुडिशियल इन्फोर्समेंट राइट इन सिटीजन। 355 जो है वो इन्फोर्सिबल राइट नहीं है सर, 355 राइट नहीं है। 355 क्या है, सेंट्रल इंटरनल एक्सटर्नल वाला, इंटरनल वाला और कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका अगर नहीं चले उससे, तो इन तीनों का जो पॉइंट है 355 का, वो इन्फोर्सिबल राइट नहीं है कि सिटीजन चले जाए कोर्ट कि भैया डिप्लॉय करवाओ, नहीं। फंडामेंटल राइट थोड़ी कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए सीधा, नहीं जा सकते, है ना। इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के एग्जीक्यूशन के लिए जा सकते हो, इसलिए एंटरटेन हुई ना प्ली, बट एंटरटेनमेंट के बाद कोर्ट कह रहा है कि इन्फोर्सिबल नहीं है, हम नहीं इशू करेंगे, उनको नहीं लग रहा ठीक है। पॉलिटिकल क्वेश्चन डॉक्ट्राइन, सच मैटर्स इन्वॉल्व पॉलिटिकल जजमेंट बेटर लेफ्ट टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। राजनीति की बात है भैया, उस पर छोड़ दो, कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। व्हेन कैन यूनियन इंटरवीन, 355 बीइंग डायरेक्टिव, द यूनियन कैन एक्ट थ्रू स्टेट रिक्वेस्ट, ठीक है। सबसे पहला तो राज्य मांग रहा है मदद तो करो, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, 257 डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव वाली, स्टेटरी पावर वही अलग अलग एक्ट्स के अंदर, और इमरजेंसी प्रोविजन तो है ही है 352 है 360 सर, समझ गए सर। तो ये इनेबलिंग प्रोविजन है 355 के लिए। 355 ऑटोमेटिकली इनेक्ट नहीं होता सर, ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट नहीं होता। चले, प्रीलिम्स क्विक रेफरेंस क्या है 355 का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है इसकी, कहां लिखा हुआ है 355, 352 से 360 तक तो इमरजेंसी वाले पार्ट है ना सर, तो ये तो पार्ट किसमें 18 में लिखा हुआ है, इमरजेंसी प्रोविजन में। प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल, इंटरनल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ये अभी देख चुके अपन, 3 चीज पे कर रहे हैं। 356 ये अभी अपन ने देखा, डज नॉट ऑथराइज ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट, करेगा नहीं तब तक होगा नहीं। चलो देखो इसको, क्वेश्चन को क्या है, इतना एक्सप्लेन करने के बाद तो क्वेश्चन गलत होता ही नहीं है। हो गया आंसर क्या? Yes. मैं तो ऐसे ही बोला बी है। Yes. क्या है बी में? सब लोग बी बोल रहे हैं ना, सबको बी लग रहा है, किसी को ए लग रहा है, किसी को सी लग रहा है, किसी को डी लग रहा है। हाँ तो फिर ठीक होगा, ठीक है। नॉर्मली मेजोरिटी इज ऑलवेज रॉन्ग। हाँ मेजोरिटी हमेशा क्या होती है, गलत होती है, इसीलिए तो सरकार वो बनाते हैं, ठीक है। ये तो है एम्पिरिकली प्रूवन है, मेजोरिटी इज ऑलवेज रॉन्ग, बट स्टिल ठीक है, अपनी क्लास में मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट, है ना। बी है ना। चलो, प्रेसिडेंट विद होल्ड असेंट टू द तमिलनाडु नीट एग्जामिनेशन बिल, कल बार पढ़ा था इसको, ठीक है। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या है। तमिलनाडु का नीट वाला बिल जो था उसको प्रेसिडेंट के लिए रखा था, प्रेसिडेंट ने उसको विद होल्ड कर दिया, मतलब वो वहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है, इफ बिल इज रिजर्व, 201 में क्या है, बिल इज रिजर्व,
जो आर्टिकल 200 है, पहले आर्टिकल 200 को देखो। आर्टिकल 200 इसके पास 4 चॉइस है, देख ली थी कल ना, दे दो एसेंट, विदहोल्ड कर लो, रिटर्न कर लो या फिर रिजर्व रख लो। किसके लिए? प्रेसिडेंट। कल बात कर चुके हैं इसमें। अगर उसने रिजर्व कर लिया तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है? फिर एसेंट दे दो, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, कानून बन जाएगा। विदहोल्ड एसेंट, बिल फेल्स, मतलब वहीं खत्म हो जाएगा बिल, प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो। डायरेक्ट गवर्नर टू रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन के बाद वापस भी आएगा तो भी प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कल बात कर ली इस पे। आउटकम क्या है? इन दिस केस प्रेसिडेंट withheld assent making the bill inoperative, it cannot become law without presidential assent। और एक बार प्रेसिडेंट के लिए रख लिया तो फिर वो गवर्नर बाद में बोल देगा हाँ मैं साइन कर देता हूँ, नहीं होगा, है ना। एक बार समझ रहे हो, दादाजी के पास चला गया तो फिर पिताजी निर्णय नहीं ले पाएंगे, स्पष्ट है। वाई डू गवर्नर रिजर्व बिल? अब ये गवर्नर रिजर्व क्यों करते हैं बिल को, इस पे भी बात कर ली अपन ने। नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है इसमें, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को इंपैक्ट कर रहा है, सेंट्रल लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है केयरफुल एग्जामिनेशन चाह रहा है आगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू जानना जरूरी है इसके ऊपर, ठीक है। यह लार्जर पॉलिसी इंप्लीकेशन है, मतलब ग्राउंड्स मोर और लेस वैसे ही हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, ठीक है। रिजर्वेशन पावर अंडर 200 डिस्क्रिशनरी, ये भी बताया था। ब्लेटेंट डिस्क्रिशन पावर है, मतलब कोई भी राज्य की विधान जो सभा है अगर उसने बिल पास किया है उसको गवर्नर क्या कर सकता है, अपने प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रख सकता है, ये उसका डिस्क्रिशन है सर, ठीक है। एक्सपेक्ट टू एक्ट ऑन, क्या मनी बिल को रख सकता है? विधानसभा ने एक मनी बिल पास किया है, क्या वहां का गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकता है? यस और नो? थिंक एंड स्पीक, डू नॉट स्पीक एंड देन थिंक। मनी बिल को रख सकता है? बोलो बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? किस किस को लग रहा है यस रख सकता है प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए आर्टिकल 200 के 4th ऑप्शन में? किस किस को लग रहा है कि नहीं रख सकता वो? हाँ, कारण बताइए सर। गवर्नर के रिकमेंडेशन पे बनाया जाता है तो उसको वापस रिकंसिडरेशन उसको साइन करना। वेरी नाइस। अगर मनी बिल जो आ रहा है, मनी बिल हमेशा पहले से ही गवर्नर के रिकमेंडेशन पे आता है, इसका मतलब गवर्नर जो है उसके पास पहले से उसका ड्राफ्ट आता है। अगर उसको उसमें कोई इश्यू लग रहा है तो पहले ही तो बता दे भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि इसको ठीक कर लो, है ना। एक बार रिकमेंड करने के बाद वो असेंबली चला गया और फिर वो पास हो गया, फिर वापस आया, तो फिर उनका साइन करना उस पर क्या है, कंपल्सरी। और ये मनी बिल के केस में होता ही है क्योंकि वो प्रायर रिकमेंडेशन से आ रहा है। कोई भी बिल अगर प्रायर रिकमेंडेशन से आ रहा है गवर्नर या प्रेसिडेंट के, तो वो वापस उसको विदहोल्ड करके नहीं रख सकते, वो उस पर साइन करेंगे ही कंपल्सरी। और मनी बिल को स्पेशल प्रोटेक्शन इसलिए दिया जाता है बिकॉज मनी बिल अगर पास नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा सर, सरकार गिर जाती है। और ये मनी बिल और अगर पास नहीं होता तो सरकार आगे काम ही नहीं कर पाएगी। मनी बिल अगर प्रोलॉन्ग लंबे समय तक विदहोल्ड करके रखा रहेगा या फिर लंबे समय तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लोगे तो सरकार फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा कैसे निकालेगी, काम कैसे चलेगा सरकार का? सरकार तो ठप हो जाएगी ना, एग्जीक्यूटिव रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए मनी बिल जो है उसको स्पेशल प्रोटेक्शन है कि आप उसको वापस भेज नहीं सकते, न रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो और न ही उसको विदहोल्ड कर सकते हो। आपको उस पर साइन करना क्या हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा, ठीक है। मनी बिल अगर है और ठीक है, वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन है, उस पर और कभी बात करेंगे। एक कंडीशन और आ रही है निकल के, पर वो अलाउड ही नहीं है तो उस पर बात नहीं करते। चलो ठीक है, ये ठीक है। प्रेसिडेंट की डिसीजन मेकिंग व्हेन ए बिल इज रिजर्व्ड, अगर प्रेसिडेंट के पास बिल आया है, प्रेसिडेंट क्या कंसिडर करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करेगा उसकी कि भैया संवैधानिक रूप से वैलिड है कि नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ, मतलब वही चीजें चेक करेगा, यूनियन कैबिनेट की एडवाइस लेगा सर, ठीक है। वास्तविकता में वो प्रेसिडेंट के पास नहीं जा रहा है, वो जा किसके पास रहा है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही जा रहा है, आर्टिकल 74 है ना।
नेशनल इंटरेस्ट और फेडरल इम्प्लीकेशंस की चीजें क्या करेगा, देखेगा और एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट पे डिसीजन लेगा सर, ठीक है। आर्टिकल 200 डजंट मैंडेट टाइम लिमिट फॉर गवर्नर सेक्शन, ये तो हम जानते हैं, इस पे तो बहुत डिटेल में बात हुई है काफी। व्हाई नीट अ फेडरल इशू है, कंकरेंट लिस्ट प्लेसमेंट, एजुकेशन, नीट मतलब एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा मामला है। कंकरेंट लिस्ट प्लेसमेंट है, एजुकेशन इज एंट्री 25 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट है मतलब केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स, ये भी हमको पता है। स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन एजुकेशन सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग सेंट्रल लॉ, अगर केंद्र ने, कल अपने बात की थी इस पे, अगर केंद्र का पहले से कोई कानून बना हुआ है किसी इशू पे, तो राज्य सरकार उसके कॉन्फ्लिक्ट में कोई कानून नहीं बना सकती। कंकरेंट लिस्ट में ना, कंकरेंट लिस्ट में पता चल रहा है ना, 3 लिस्ट है आपके पास, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन पे यूनियन बनाएगा, स्टेट बनाएगा ही नहीं, स्टेट पे स्टेट बनाएगा, यूनियन बनाएगा ही नहीं। कंकरेंट पे दोनों को पावर है बनाने की पर दोनों की पावर है तो ज्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास है, यूनियन के पास है। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई एक कानून पहले से बना चुकी है, ठीक है, किसी इशू पे, उस इशू पर राज्य कानून बनाता है, अगर बनाने की पावर तो है सर, पर राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा हो। समझ में आ रहा है, अगर पहले से सेंट्रल का बना हुआ है और अगर राज्य ने बना दिया, सेंट्रल का नहीं बना हुआ है, तो सेंट्रल के पास पावर है कि वो राज्य वाले कानून को ओवरराइड कर दे। समझ में आ रहा है सर, ठीक है। और दोनों का साथ साथ बन रहा है तो भी प्रिवेल किसका करेगा, सेंट्रल का करेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक सिंपली बात तो समझ आ रही है कि राइट ओवरराइड कौन करेगा सर, सेंटर करेगा। मेडिकल एजुकेशन स्पेसिफिकली इन्वॉल्व नेशनल स्टैंडर्ड एंड इंटर स्टेट एप्लीकेशन। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल एजुकेशन क्या है सर, नेशनली एक यूनिफाइड आपके पास होना चाहिए, है ना। अलग अलग डॉक्टर, तमिलनाडु के डॉक्टर अलग निकल के आ रहे हैं और बाकी देश के अलग निकल के आ रहे हैं, तो दैट्स नॉट द करेक्ट प्रोपोजिशन। सेंट्रल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, अभी आपको पता है 2019 में क्या बना था सर, नेशनल मेडिकल कमीशन बना था। अभी भारत में मेडिकल एजुकेशन कौन रेगुलेट करता है, नेशनल मेडिकल कमीशन करता है। पहले काउंसिल थी, मेडिकल काउंसिल थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी। काउंसिल हटा के कौन बना सर, कमीशन बना। अभी कमीशन है सर, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी, जो इंडिया में मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है ना, कि यूजी पीजी का एजुकेशन कैसे होगा, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, सारी चीजों को। मेडिकल एजुकेशन इज हेवीली रेगुलेटेड बाय सेंट्रल लॉ। अभी सेंट्रल लॉ से रेगुलेट होती है मोस्टली। मिनिमम स्टैंडर्ड भी यही तय करता है, यूनिफॉर्मिटी इन क्वालिटी कॉम्पिटेंस ये तय करता है। एक सिंगल एग्जाम होगा तो सारा का सारा टैलेंट पूल एक जगह से निकल के आएगा सर। इंटर स्टेट मोबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर भी रहेगी सर, नहीं तो पता चला तमिलनाडु का जो मेडिकल है वो सिस्टम पूरे देश से ही कट के अलग हो जाएगा। हो जाएगा सर, अगर तमिलनाडु ने पूरा अपना नीट अलग कर दिया तो, है ना। जो पहले था ऐसा, पहले क्या था, स्टेट अपना अपना, जैसे जब नीट नहीं था ना तो स्टेट अपना अपना अलग लेते थे, ठीक है। इसको पीएमटी बोलते थे, प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है। राजस्थान पीएमटी अलग हो रहा है, एमपी पीएमटी अलग हो रहा है, यूपी पीएमटी अलग हो रहा है। तो राज्य के जो कॉलेज होते थे वो उन वाले से भरते थे, और सीपीएमटी अलग होता था, ठीक है। और एआईपीएमटी बोलते थे उसको, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो एआईपीएमटी से जो सेंट्रल के कॉलेज होते थे वो फिल होते थे, ठीक है। उसमें क्या होता था कि अलग अलग स्टैंडर्ड है, कोई राज्य पीएमटी इजी ले रहा है, कोई डिफिकल्ट ले रहा है, तो अलग अलग लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या आ रहे थे। बट उसमें ये था कि राज्य को अपने यहाँ के टैलेंट पुल को मौका मिल जाता था कॉलेज देने का। अब जब से ये एआईपीएमटी हुआ है या फिर जो नीट हुआ है, नीट होने से क्या हो गया, सारे के सारे मेडिकल कॉलेज इंटीग्रेट होकर सिंगल स्टैंड में आ गए, ठीक है। अब पूरे देश में एक ही एग्जाम होता है, तो मे भी हो सकता है कि किसी स्टेट के बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा सीटें निकाले नीट की, होता है ऐसा, और कोई स्टेट के बच्चे नीट में जा ही नहीं पा रहे सर, है, संभव है। और ये कई बार देखने को मिलता है ऐसे स्टेट्स में जहां पे थोड़ा सा एजुकेशन क्या है, रिलेटिवली अच्छा नहीं है सर इतना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखोगे कि एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है बिहार में आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई नहीं मिलेगा, उड़ीसा में एक्सट्रीमली हाई नहीं मिलेगा, झारखंड में एक्सट्रीमली हाई नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ एक्सट्रीमली हाई नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये अभी क्या है सर, कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिकली रिलेटिवली चैलेंज है। यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे, यहाँ पे आपको लोकल स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं मिलके बाहर के स्टूडेंट्स क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे सर, तो लोकल स्टूडेंट्स को चांस नहीं मिलता। तो ये तो एक फेडरल इशू, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मेडिकल जो है वो एक नेशनल स्टैंडर्ड से चले तो ज्यादा बेटर है सर, ठीक है। जितना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा एजुकेशन के अंदर, मेडिकल के अंदर, उतना ज्यादा वो स्टेट्स जो कि
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में अभी पीछे है ना, वहां को कम चांस मिलेगा सर। और वहां का कम चांस मिलना या वहां के स्टूडेंट्स को कम चांस मिलना सीधा सीधा ये इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में भी उनको कम चांस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरिटी क्रिएट करने की जरूरत होती है, एक इक्विटी का स्टैंडर्ड लाना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टेट्स का ये कंसर्न रहता है कि भाई हमारे यहाँ के अगर, क्योंकि अगर स्टेट एक फेडरल यूनिट है तो लोकल लेवल पे भी तो चीजें मैनेज करने का क्या होना चाहिए, थोड़ा राइट होना चाहिए। बट मेडिकल एजुकेशन नेशनली कंट्रोल हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चमक गया। फेवर में क्या है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ नीट। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड देगा सर, नीट अभी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड दे रहा है। मेरिट बेस्ड एडमिशन है सर, नेशनल पोर्टेबिलिटी है, आप मूव कर सकते हैं इधर से उधर। प्रिवेंट कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन को भी प्रिवेंट करता है सर, है ना। कैपिटेशन फी, करप्शन इन एडमिशन, क्योंकि सेंट्रली कंट्रोल हो रही है चीजें तो सारी ऑनलाइन मैनेज हो जा रही है, सुपरविजन ओवरसी ज्यादा बेटर हो रहा है ना। स्टेट के अंदर होता है तो फिर थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, समझ रहे हो, पैसा इधर उधर करके जुगाड़ हो जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस हो रहा है, वन नेशन वन टेस्ट कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी लाता है। तमिलनाडु के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है, तमिलनाडु ने क्या बोला है, डिसएडवांटेज रूरल स्टूडेंट्स। तमिलनाडु में रूरल स्टूडेंट ज्यादा है, वो जो अदर स्टेट्स के बच्चे जो कि काफी ज्यादा क्या है सर, अच्छे हालात में, अच्छे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली एडवांस जगह पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे हालात में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के साथ फिर जो रूरल एरिया से आ रहे हैं वो लोग कॉम्पीट नहीं कर पाते, तो वो बैकग्राउंड वो पीछे रह जाते हैं सर फिर। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। नीट फेवर्स अर्बन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स विद द कोचिंग एक्सेस। नीट फेवर कर रहा है इन लोगों को, क्योंकि नीट का पैटर्न वैसा ही बना हुआ है। कोचिंग जो जा रहे हैं बच्चे, उन्हीं लोगों का कंटिन्यूस क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। वास्तविकता में भारत के अंदर जो कोचिंग का सिस्टम है, देखिए कोचिंग क्यों हो रही है, सोचने वाली बात है। यूपीएससी के लिए आप लोग क्यों कोचिंग कर रहे हैं, स्टेट पीएससी के लिए क्यों कोचिंग कर रहे हैं बताओ, या आईआईटी के लिए क्यों कोचिंग कर रहे हैं लोग, या नीट के लिए क्यों कोचिंग कर रहे हैं बच्चे। एजुकेशन सेंटर सेंट्रल सब्जेक्ट था तो गवर्नमेंट क्या सर, क्यों आपने ये पूछा है कि क्यों गए मेरा क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को। मैं कह रहा हूं कि आप लोग कोचिंग क्यों कर रहे हैं। स्कूल लेवल पर एजुकेशन जो उस लेवल पार करने मतलब You are saying कि our school education is not at par with the standards which are required to become an IAS officer. Yes. This is what you people are saying. Okay. लेकिन सर इसमें ये भी इशू है, सर इसमें ये भी इशू है कि हायर एजुकेशन सेंटर देखता है। Who said it? सर हायर एजुकेशन सेंटर में नहीं आता है। किसने बोला? आप ही ठीक है, और कुछ नहीं तो क्या, आप ही ने तो बताया था उस दिन, है ना। आधा अधूरा सुन के जाएंगे, बम फोड़ देंगे, टीचर ने बताया। मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही मोहतरमा, है ना, है ना। देखो हमारा प्रयास रहता है कि फैक्चुअली मैं मोस्ट ऑफ टाइम अगर मैं कोई चीज गलत बताऊंगा ना, संभावना है मैं ईयर गलत बताऊंगा, ठीक। और ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। और ईयर भी इतना ज्यादा गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि 92 को मैं 93 बता दूं, ठीक है। या तो 1 साल का गैप आएगा, या 10 साल का आएगा, या 100 साल का आएगा, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, जैसे 1 साल का मतलब 92 93 में 1 साल का गैप आ गया, है ना। 10 साल का आएगा मतलब हो सकता है 1991 को मैं 1981 बता दूं, समझ रहे हो, 10 साल का गैप ऐसे आएगा। या फिर 100 साल का आएगा तो फिर हो सकता है कि 1564 को मैं 1464 बता दूं, है ना। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी होता है वो, है ना। और वो इसलिए होता है कि मैं अपना बर्थडे भी गलत बता देता हूँ कभी, और डिपेंड करता है पूछ कौन रहा है, इट डिपेंड्स। हाँ मैम बताइए। मेरा क्वेश्चन का एक बात आपने बोली कि क्योंकि हमारी स्कूल का स्तर इतना नहीं था कि वो हमें आईएएस बनाते। क्या है आईएएस का स्तर, किसने तय किया, किसने तय किया? शट अप, नॉनसेंस नहीं बोलना है कुछ भी, है ना, कुछ भी। सर तब से तो ये एग्जाम चल रहा है ना। एग्जाम का पूछा मैंने, आई एम आस्किंग कि शट अप, ओके। मैं कॉलोनियल एरा रेस्पॉन्सिबल, आई एम टेलिंग यू कि मैं कंटेम्प्रेरी टाइम की बात कर रहा हूँ।
आई एम आस्किंग यू कि यू आर सेइंग कि स्कूल में एजुकेशन इतनी नहीं हुई कि आईएएस के लेवल पे चली जाए. नाउ माय पॉइंट इज व्हाट इज द लेवल ऑफ आईएएस? कमीशन सेटअप कर रहा है ना, कमीशन क्वेश्चन सेट कर रहा है, क्वेश्चन सेट कर रहा है, कमीशन क्वेश्चन सेट कर रहा है. उन क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको योग्यता जो है वो योग्यता स्कूल में नहीं आ रही, नहीं वो कॉलेज में आ रही. उस योग्यता को पाने के लिए आपको अलग से कहीं पे पढ़ाई करनी पड़ रही है. समझ आ रहा है? और ये अलग से कौन करा रहा है पढ़ाई? प्राइवेट सेक्टर. और वास्तविकता में आपको उस पद के लिए या उस कंपटीशन के लिए या जो भी आ रहा है उसके लिए तैयार करना किसकी जिम्मेदारी थी? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की. मतलब कोचिंग वास्तविकता में आ इसलिए रही है पिक्चर में कि कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है वो न्याय नहीं कर पा रहा सर. अगर वो जस्टिस कर लेता उसके साथ, ठीक है, व्हाट, शट अप, ओके, डोंट इंटरप्ट नाउ, ओके, आर यू गेटिंग इट? नहीं कर पा रहे ना. प्राइवेट सेक्टर इसीलिए सबसे ज्यादा है. देखो इंडिया में एजुकेशन नेशनलाइज तो नहीं है कि भाई पूरी की पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट देख रही. प्राइवेट सेक्टर अलाउड है, बट द पॉइंट इज कि प्राइवेट सेक्टर कोचिंग फील्ड में इतना थ्राइव क्यों कर रहा है? बिकॉज आपकी गवर्नमेंट एजेंसी एग्जाम ले रही है और गवर्नमेंट एजेंसी के एग्जाम का स्तर जो है उस स्तर की तैयारी आप स्कूल में नहीं करा रहे. खासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल में तो बिल्कुल नहीं करा रहे. तो आपने तो प्राइवेट के लिए डोर ओपन रखा हुआ है कि वो पैसा ले लोगों से और तैयारी करवाए. तो यहां तो कहीं ना कहीं एक क्लास स्ट्रक्चर सामने निकल के आ रहा है कि भाई जो व्यक्ति इक्विप्ड होगा वो प्राइवेट सेक्टर को पैसा देगा और अपने आप को तैयार कर लेगा उस पद के लिए. तो कहीं ना कहीं ये सोशल जस्टिस के क्षेत्र में भी थोड़ा सा क्या है सर, नुकसानदायक है. सामाजिक न्याय तो नहीं करता है ना. क्लास विद इन क्लास क्रिएट होता है. माना कि एससी को रिजर्वेशन दे दिया, एसटी को दे दिया, ओबीसी को दे दिया, पर इन सब के अंदर भी वही वर्ग जो कोचिंग कर पाएगा वही सफल होगा ना. ये भी तो सोचना पड़ेगा ना. एससी को आपने दे दिया कि भैया 16% सीट एससी की है, तो 100 में से 16 सीट एससी की ही है सर. वो तो एससी की रहेगी, कहीं नहीं जाएगी. बट एससी कम्युनिटी के अंदर अगर 100 लोग हैं एग्जाम देने वाले, तो इस 16 सीट के लिए वो 100 लोग कंपीट कर रहे एग्जाम्पल के लिए. ऐसे इन जनरल होता है, बट मैं कह रहा हूं 16 सीट के लिए 100 लोग कंपीट कर रहे हैं. इन 16 सीट पे 100 लोग जो कंपीट कर रहे हैं, क्या उन सब का आर्थिक स्तर एक जैसा है? उसमें से सिर्फ 20-25 लोग ऐसे हैं जो कि कोचिंग कर सकते हैं प्राइवेट और अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं. तो वो 20-25 लोग जो है वो शहरों में जाके कोचिंग कर रहे हैं और उन 20-25 लोगों में से 16 लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं. बाकी के 75 लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोचिंग को, वो लोग तो उस रेस में है ही नहीं. बात समझ आ रही? तो जब आप इसको इस एंगल से देखते हो तो रिजर्वेशन तो मिल रहा है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, बट उस कम्युनिटी के अंदर भी जो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं वही लोग इस रिजर्वेशन का जेन्युइन बेनिफिट उठा पा रहे हैं. इसीलिए क्लास विद इन क्लास क्रिएट हो रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर एससी ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर भी कुछ कास्ट ऐसी है पर्टिकुलरली जो कि क्या है सर, संभ्रांत वर्ग से आ रही है और वही लोग कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं और रेस्ट ऑफ जो है वो ले नहीं पा रहे. सेम चीज जनरल के साथ भी होती है. 50% सीट जो है वो जनरल की है. जनरल मतलब नॉन रिजर्वेशन. जनरल वालों के साथ तो समस्याएं बहुत बड़ी है, ठीक है, क्योंकि अगर 100 सीट है, हम रिजर्वेशन को समझते हैं, 100 सीट है, अगर 1000 लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो सीट्स कैसे निकलती है? 100 सीट है, 1000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 1000 लोगों की 1 से 1000 तक क्या बनी, रैंक बनी. अब इतनी जो 100 सीट है, इन 100 सीट में से आपको पता है 8 सीट एसटी की है, 16 सीट एससी की है, 27 सीट ओबीसी की है, ठीक है, और 10 सीट किसकी है, ईडब्ल्यूएस की है. टोटल कितनी होगी, 60 इफेक्टिवली नियरली 60 होगी. 60 सीट जो है 100 में से वो तो रिजर्व है. बची कितनी, 40. ये 40 जो सीटें हैं ये अनरिजर्व. एक्चुअली जनरल कुछ नहीं होता है, सीट्स में यूआर होता है, अनरिजर्व सीट्स. अब जो 1 से 1000 तक की रैंक बनेगी ना, वो मार्क्स के हिसाब से रैंक बनेगी, जिसके जितने मार्क्स है, मेरिट है, ठीक है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं. रैंक आपके मार्क्स के हिसाब से बनी है. फिर आपकी कैटेगरी आप अपनी जिस जिस जगह पे बैठे हो वैसे. अब जो 40 सीटें जो अनरिजर्व की है, इस 40 सीट को इस 1 से 1000 सीट में जो टॉप 40 पे बैठे होंगे वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे. बात समझ आ रही? जो टॉप 40 पर है, 1 से 40 तक रैंक वाले ऑटोमेटिक सेलेक्टेड. इस 1 से 40 की रैंक में कोई एससी वाला भी हो सकता है, कोई ओबीसी वाला भी हो सकता है, कोई एसटी वाला भी हो सकता है, कोई ईडब्ल्यूएस भी हो सकता है. समझ आए? हो सकता है एससी का पर्सन नंबर 1 पे होगा, हो सकता है एसटी का पर्सन नंबर 2 पे होगा, संभव है सर, ठीक है. ये 40 भर गई. अब जो बची 60 है,
अब ये पीछे की जो रैंक है, मतलब ये जो 960 बच्चे बचे पीछे, 40 तो सेलेक्ट हो गए, 960 बचे। अब इन 960 में से जितने भी अन जनरल के बच्चे हैं वो सब ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड, क्योंकि अब उनका नंबर नहीं आएगा, एक्सक्लूडेड। बचे कितने, जितने भी बचे, अब एससी के जितने कैंडिडेट्स हैं इस 960 में, उनकी अलग रैंक बनेगी, एसटी की अलग रैंक बनेगी, ओबीसी की अलग बनेगी और ईडब्ल्यूएस की अलग बनेगी। अब एससी की क्या बनी सर, रैंक बनी एससी की। एससी मान लो 150 बच्चे एससी के आ गए, तो 150 बच्चों में से 1 से 150 तक रैंक बन गई। अब एससी की सीटें कितनी थी उसमें, 16। तो एससी की लिस्ट में 1 से 16 नंबर वाले सेलेक्टेड, रेस्ट हट जाएंगे। एसटी के टॉप 8 सेलेक्टेड, रेस्ट हट जाएंगे। ओबीसी के टॉप 27 सेलेक्टेड, रेस्ट हट जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस के टॉप 10 सेलेक्टेड, रेस्ट हट जाएंगे। तो 40 तो वो और 60 ये, 100 सीट्स खत्म। आई समझ में? दिस इज हाउ थिंग्स आर कैलकुलेटेड। ये ऐसे होती है। हम वर्टिकल रिजर्वेशन को पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को बीच में नहीं घुसाते। वर्टिकल रिजर्वेशन ऐसे होता है सर। इन केस कभी अगर ऐसा हुआ कि टॉप जो 40 सीटें यूआर की है, अगर उसमें एक भी जनरल का बच्चा नहीं आया, तो इस 100 में एक भी जनरल का बच्चा नहीं रहेगा, ठीक है। ऑल्दो ऐसा कभी होगा नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बात समझ आई? कारण ये है कि जनरल कैटेगरी से जो लोग आ रहे हैं, उनका आर्थिक और सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है या जिस बैकग्राउंड से वो लोग आ रहे हैं, वो काफी परिपक्व आ रहे हैं सर, है ना। और मोस्टली आप पॉवर्टी का डेटा भी देखेंगे तो मोस्टली जो पुअर लोग हैं वो SC ST बैकग्राउंड से आ रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं आर्थिक और शारीरिक, आर्थिक मानसिक शारीरिक तौर पे कहीं ना कहीं क्या है सर, अभी SC ST जो है वो काफी पीछे है। इसीलिए कट ऑफ में भी आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब इसमें इक्का दुक्का ही होता है कि आपको टॉप रैंक में कहीं ना कहीं कौन मिल जाए सर। यूआर की लिस्ट में आपको बहुत कम मिलते हैं रिजर्व कैटेगरी के लोग सर, ठीक है। ये रिजर्वेशन का क्या है सर, एक सिस्टम है, जनरल रिजर्वेशन का सिस्टम है। हम बात किस चीज पे कर रहे थे? नहीं, नीट पे ही बात कर रहे थे ना अपन, है ना। तो हाँ, क्लास विद इन क्लास की बात कर रहे थे। तो ये क्लास विद इन क्लास जो है, आपने रिजर्वेशन तो दे दिया सब, और जनरल के साथ भी तो दिक्कत है। अब जनरल में आपने ईडब्ल्यूएस दे दिया, बट ईडब्ल्यूएस तो मुझे थोड़ा लॉलीपॉप टाइप लगता है। मतलब क्यों लॉलीपॉप? बिकॉज जो 8 लाख का क्राइटेरिया है उसमें तो मतलब जनरल का मोस्टली पूरा सेक्शन आ जाता है करीब करीब। तो फिर रिजर्वेशन किसको दिया जा रहा है? फिर भी स्टिल थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि जो वीकर सेक्शन है वो उसमें आ सकता है। ऐसे 8 लाख का जो क्रिमिनल क्राइटेरिया जो है ओबीसी का 2007-8 के हिसाब से, तो 7-8 का, ये 17 का है शायद, 2017 का। तो 17 में 8 लाख रिवाइज हुआ था ओबीसी का, है ना। ओबीसी का जो क्रिमिनल क्राइटेरिया वो रिवाइज होता है पीरियडिकली, है ना। तो 2017 में रिवाइज होके 8 लाख हुआ था। तो उस 8 लाख के हिसाब से तो जनरल का मोस्टली लोग, उस जनरल के मोस्टली एस्पिरेंट्स उसमें आ ही जाते हैं। स्टिल चलो थोड़ा बहुत मार्जिन रहता है, तो वो लोगों के लिए पास मौका है सर, समझे। तो रिजर्वेशन तो खैर थोड़ा कंटेंशियस इशू है, इस पे बात क्लासरूम में करना ज्यादा बेटर है करंट अफेयर्स की क्लास के बनिस्बत, क्योंकि जब तक इसके बैकग्राउंड को टेक्निकली नहीं समझे ना, तब तक इस पे अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए। और नहीं हम करते हैं राय कायम। हमको कम से कम 2 घंटे की क्लास चाहिए रिजर्वेशन पे, हमने की भी है क्लासरूम में जब पढ़े हम लोग, ठीक है। और अभी करंट अफेयर्स में बोल के विवादों में नहीं फंसना चाहता, मैं भी बच्चों वाला हूँ, ठीक है। पॉइंट इसकी रैशनलाइजेशन की जरूरत है, कुछ चीजें बदलनी चाहिए, कुछ चीजें चलती रहनी चाहिए, ठीक है। समय लगता है। और आरक्षण का तो मैं इन जनरल समर्थक हूं सर, ठीक है। रिजर्वेशन अभी हट जाए देश में, ऐसी स्थिति आई नहीं है सर। रिजर्वेशन कंटिन्यू रहना चाहिए अभी, है ना, लंबे समय तक। बस ये है कि इसके अंदर रैशनलाइजेशन की जरूरत है। जो क्लास विद इन क्लास क्रिएट हुआ है ना, इसके अंदर बदलाव करना जरूरी है। और पॉसिबली जो अभी सेंसस होने वाली है, उस 2027 की सेंसस, क्योंकि 21 वाली सेंसस का तो डेटा आने नहीं वाला है, 27 का ही आएगा अब, ठीक है। 27 में सेंसस होने वाली है, तो जो डिकेडल सेंसस होती है ना, 27 में होने वाली है। उस सेंसस के डेटा के बेस पे, और उसमें कास्ट सेंसस होने वाली है, ठीक है। लास्ट कास्ट सेंसस इंडिया में 1931 में हुई थी, 1931। उसके बाद से भारत में कास्ट सेंसस नहीं हुई है, ठीक है। और जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आप सुनते हैं 2011 वाला, वो एग्जैक्टली सेंसस नहीं था, वो सर्वे था, ठीक है। और वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस कमिश्नर ने नहीं करवाया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने और अर्बन डेवलपमेंट ने कराया था। तो वो सिर्फ सर्वे था और उसका डेटा रिलायबल भी नहीं था। तो लास्ट करीब करीब 100 साल पहले इंडिया में कास्ट सेंसस हुई थी। अब कास्ट सेंसस होने वाली है वापस, ठीक है, 27 में। तो उसमें कास्ट बेस्ड डेटा आएगा प्रॉपरली कि किस कास्ट में कितने लोग हैं, उस कास्ट के लोग कितने इफेक्टिव पोजीशन पे बैठे हैं, कितना रिजर्वेशन का फायदा मिला है, ये सब डेटा प्रॉपरली आएगा ना। उसके बाद गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ज्यादा टारगेट ड्रिवन आप स्कीम्स चला पाओगे,
ठीक है, लेट्स सी, बाद की बात है तो चले। लैंग्वेज बैरियर भी होता है सर, है ना, इंग्लिश मीडियम तो कोचिंग वाला जो हम समझ में आ रहा है कोचिंग वाला कि भाई जो पढ़े लिख जो पैसे वाला है वो कोचिंग कर लेगा, तो उस कास्ट को रिजर्वेशन मिलने के बाद भी एक पर्टिकुलर क्लास वाला पर्सन विद इन द कास्ट ही कर पाएगा, है ना, ये भी होता है सर। तो ये समस्या है सर। अब आप सब लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं जो यहाँ बैठे हैं सर, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बनना चाहते हैं आईएएस, बट उनके पास बेसिक सुख सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। हम क्या है ना, हम जो प्रिविलेज्ड होते हैं ना, somebody who is in privilege do not understand their privilege. For them their privilege is their very much ordinary they are getting. ठीक है, आपको प्रिविलेज तब समझ में आएगा जब आप वास्तविकता में किसी ऐसे पर्सन को देखोगे जो कि एस्पायर कर रहा है। आपकी एस्पिरेशंस को बाउंडेशंस ने नहीं घेर रखा है, ध्यान रखना, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपकी एस्पिरेशंस को बाउंडेशन ने नहीं घेर रखा है, आपकी एस्पिरेशंस को बैकिंग देने के लिए आपके पेरेंट्स खड़े, ठीक है, आपकी एस्पिरेशंस को बैकिंग देने के लिए आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड खड़ा है। और मैं तो मानता हूं आप सब लोग प्रिविलेज्ड हैं इसलिए यहाँ बैठे, नहीं तो यहाँ नहीं बैठे होते। समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बनना चाह रहे हैं आईएएस, जो बनना चाह रहे हैं सब कुछ, बट उनके ऊपर फैमिली प्रेशर इतना ज्यादा है, उनके सराउंडिंग इतनी ज्यादा है, मेंटल ब्लॉकेट्स हैं, फिजिकली वो इशू फेस कर रहे हैं, घर में रोटी पानी का मसला है सर, घर नहीं है, वो काम भी कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो कहानी दिखाते हैं ना कि ऑटो वाले का बच्चा बना आईएएस, है ना। मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मुझे देख रहे हैं, अरे मैंने कहा ला देता हूँ ऑटो आपके लिए भी। तो लात मार दी उन्होंने मुझे। नहीं तो मतलब क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा मैं, ठीक है, मैंने कहा देखो भैया है ना, भैया बने हुए ना ऑफिसर, क्या चाहिए आपको, भैया है ग्रुप ए, और क्या चाहिए, है ना, बड़े अफसर हैं, है ना। ऑटो वाली बात पे नाराज हो गए, 2 दिन बात ही नहीं किए, है ना। घोड़ू औलाद है, बोलती है ऑटो लाके दे दूं। अरे मैंने कहा पिताजी मतलब समझ हो जाते हैं, पापा लोग होते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी बहुत स्वीट है, पर वो हो जाते हैं। और अखबार, अब न्यूज में हाईलाइट यही होता है ना, ऑटो वाले का बेटा बना आईएएस ऑफिसर, है ना, पिता चलाता रहा झाड़ू, वो बेटा बना, बेटे ने आईएएस ऑफिसर बनकर क्या बोलते हैं, दिया दुनिया को मुंह तोड़ जवाब, है ना। इस तरीके तो लिखते भी ऐसे है ना न्यूज वाले, मीडिया वालों का काम है सनसनीखेज बना देना न्यूज को, है ना। सिंपल न्यूज में सनसनीखेज बना देते हैं। क्या करते हैं? अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती है, पर ऑटो वाली बात पे सच में नाराज हो गए थे। नहीं, खाना पानी मम्मी के हाथ में ना, पॉकेट मनी नहीं मिली, तो ठीक है। समझ गए सर? तो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है इंडियन सोसाइटी का, बात करेंगे इस पे भी, क्लासरूम कोर्स में ज्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर भी है, ठीक है। इंग्लिश ओनली टेस्ट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द रीजनल लैंग्वेज स्टूडेंट, है ना। आप तमिल में क्यों नहीं ले रहे नीट, समझ आ रहा है? इंग्लिश में ले रहे हो या फिर हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है ना। अब हिंदी का डोमिनेंस इसलिए है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ हिंदी बेल्ट में लोग हिंदी बोल रहे हैं सर, है ना। बट अभी रीजनल लैंग्वेज में तो टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहा है, 2 में ही हो रहा है। क्या यूपीएससी कंडक्ट होता है रीजनल लैंग्वेज में? क्या आप मेंस लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में? क्या आप मेंस का जो पेपर है, प्री तो हिंदी इंग्लिश में आएगा, क्या आप मेंस अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो? पढ़ना इसका प्रोविजन है, ठीक है। इग्नोर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, स्टेट बोर्ड वाले थोड़ा सा वही सौतेलापन फील होता है। सोशल जस्टिस, फेडरल राइट और कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग जाइंट्स बहुत ज्यादा है सर इंडिया में, है ना। और फिर स्कूल का बच्चा कहां से कॉम्पीट करेगा, स्कूल में कुछ है ही नहीं, है ना। गवर्नमेंट स्कूल छोड़ो, प्राइवेट में भी कुछ नहीं होता है ना। प्राइवेट में भी ऐसे ही चल रहा होता है। प्राइवेट में भी थोड़े जो अल्ट्रा प्राइवेट स्कूल्स है ना, जो बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, करियर पे ज्यादा ओरिएंटेशन है, वो 10th के साथ ही बच्चों को आईआईटी का करा रहे हैं, बट वो भी इतना नहीं करा पाते हैं क्योंकि टीचर, स्कूल के टीचर को तनख्वाह तो 12,000 15,000 दे रहे हो, दिक्कत तो वही है ना। आप अच्छे क्वालिटी टीचर्स को तो फिर वो कोटा का रेजोनेंस बोलना नहीं चाहिए मतलब, पर ठीक है, मतलब एक का नाम लिया सबका ले लेते हैं हम, कैरियर पॉइंट, एलन, रेजोनेंस,
है ना, वाइब्रेंट, है ना, और एक दो लोग हैं जो उठा के ले जाते हैं। अच्छे टीचर्स को वो ले जा रहे हैं सर। लोग आईआईटी से ग्रेजुएट होके इंजीनियरिंग करके जॉब नहीं लग रही तो आईआईटी की कोचिंग में पढ़ाने चले जा रहे हैं कोटा, कि ऐसे तो इंजीनियरिंग से जॉब मिल नहीं रही है, तो टीचिंग में अच्छा पैसा है ना, और पता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही, फिर भी बच्चों को आईआईटी करके, समझ रहे हो, तो सब कोटा जा रहे हैं, फैक्ट्री बन रहा है वहां पे, कोटा फैक्ट्री, देखा ना, सीरियल आया था ना। तो ये देखो जरूरत है, ठीक है, भारत में एक अच्छे एजुकेशन कल्चर की जरूरत है, और उस एजुकेशन कल्चर के साथ साथ हमको थोड़ा सा हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी काम करना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है भारत में, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। बस उस पोटेंशियल को अगर आप राइट डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं करोगे तो पोटेंशियल बॉम्ब बन जाएगा। यस, तो डेमोग्राफी अगर डिविडेंड नहीं देगी तो डेमोग्राफी डिजास्टर होना तय है, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स डिसीजन मना कर दिया, रीइंफोर्स द प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन, प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है सर, नो डाउट। सेंटर टेंशन इन फेडरलिज्म, नेशनल यूनिफॉर्मिटी, ब्ला ब्ला, ये तो हम पढ़ चुके हैं, कल ना बात करी इस पे। गवर्नर और प्रेसिडेंट रूट, ठीक है, ये मेंस के लिए अच्छा आर्टिकल है ना, इस पे आप अच्छा बनाना, मेंस में क्वेश्चन आएगा। प्रीलिम्स के रेफरेंस पॉइंट क्या है सर? आर्टिकल 200 4 ऑप्शन पता है, आर्टिकल 200 3 ऑप्शंस, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट 25, नीट कंटेक्स्ट सेंट्रलाइज, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। प्रीलिम्स में संभावना है पॉसिबल प्रीलिम्स क्वेश्चन, इसका आंसर बी है क्या? बी बहुत आ रहा है ना आंसर, बी बी। हो गया? बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। हो गया? हाँ, क्या है? ए है, बी नहीं है? क्या बात कर रहे हो? With reference to the constitutional procedure for the state bill, under 200, a governor may reserve a state bill for presidential consultation. Possibility. Under 201, the president may either assent to or withhold assent from a reserve bill. If the president withhold assent, the bill automatically becomes law after 6 months. ये तो गलत लग रहा है। तीसरा तो स्पष्ट क्या लग रहा है? गलत है। तो 1 और 2 क्या है? ठीक है। इसका आंसर ए कैसे भी? हाँ 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 हाँ, रिजर्व बिल मतलब वो जो गवर्नर ने रिजर्व किया है उसके लिए। अंडर 201 द प्रेसिडेंट में ईदर एसेंट, एसेंट मतलब यस, और विद होल्ड एसेट। ठीक तो है ब्रो? हाँ हाँ हाँ, बताओ। हाँ, रिकंसिडर के लिए नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं सोच रहा है डोडू। जो नहीं लिखा है उसको तो तभी सोचना है जब वो एक्सट्रीमली बोल रहा हो कि यही होता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं नहीं, मतलब इनका क्वेश्चन बहुत सही, मतलब इनका डाउट बहुत सही है। ये कह रहे हैं कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भी तो भेज सकता है, पर वो ये नहीं कह रहा कि 201 में सिर्फ यही लिखा है। वो कह रहा है 201 के अंडर ही मे एसेंट और विथहोल्ड। ये बात तो ठीक है, ठीक है, वैसे कंफ्यूज नहीं होना है, बात सही है आपकी, पर वो स्टेटमेंट पे देना। अगर वो ये बोलता है कि अंडर आर्टिकल 201 देयर आर ओनली 2 कंडीशंस, दिस एंड दिस, तो गलत हो जाता है। बट वो कह रहा है कि ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो कर तो सकता है, ठीक है, कर सकता है और सिर्फ यही कर सकता है में फर्क है। समझ गए? और भाषा में उलझाता है ये यूपीएससी, ध्यान रखना। अच्छा है, ये अभी क्लियर हो गया ना? अब अगली बार ध्यान रखो। मैं कहा आंसर बी है, पढ़ते ही बोल दिया था मैंने। शट अप।
एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? दल बदल कानून, बताया था ना कल। और ये केस था कहाँ का केस था? ये तेलंगाना का केस था, याद आ रहा है? आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के पे टिकट पे चुनाव लड़ते हो, जीत जाते हो, और जीतने के बाद अगर अपनी पार्टी चेंज कर देते हो तो आपकी सीट से डिस्क्वालीफाई हो जाते हो आप। सिंपल प्रोविजन है सर, इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये लॉ पास हुआ था सर इंडिया में सर हाँ, निर्दल से निर्दल निर्दल वाला निर्दलीय उससे आपने कंटेस्ट किया, उसके बाद में पार्टी नहीं कर सकते, निर्दलीय को वोट दिया ना उन्होंने। तुम किसी दल के नहीं हो इसीलिए हमें तुम ईमानदार लगे और तुम फिर बाद में बीजेपी में चले गए या कांग्रेस में चले गए, जो हमारे दृष्टिकोण में चोर है। मतलब उस व्यक्ति के दृष्टिकोण में, मेरे दृष्टिकोण में नहीं। उसने देखो, वो कह रहा है कि भैया मेरे को बीजेपी नहीं पसंद, बीजेपी में मुझे लगता है कि भैया चोर भरे हुए। वो कह रहा है मेरे को कांग्रेस भी नहीं पसंद, उसमें डकैत भरे हुए। दोनों पे उसको समस्या है। वो कह रहा है मैं पर लोकतंत्र में अपना योगदान भी देना चाहता हूं, ठीक है, और वो अन्य किसी पार्टी को नहीं पसंद करता। वो कह रहा है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर चोर है। ये निर्दलीय व्यक्ति मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि ये निर्दलीय है तो ये किसी दल की विचारधारा से नहीं चलेगा, ये राष्ट्र की विचारधारा से चलेगा, है ना। और उसका एक भाषण सुना, उनको अच्छा लगा तो उसको वोट दिया, है ना। और पता चला 2 महीने बाद वो इधर उधर पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। तो लोकतंत्र के साथ धोखा है, गद्दारी कर बे गलत है ये, समझ रहे हो? दैट्स रॉन्ग। जरूर, लेकिन करने के लिए सिर्फ पार्टी के भी उसमें करना होता है। जितनी बड़ी खुद ही पार्टी का हेड और खुद ही स्विच कर दिया तो फिर उसके लिए कौन करेगा? क्या बात कर रहे हो? जैसे सर ईसी है ना, और ये क्या वसंत करी हो, वो तो हमेशा ही कभी इसमें जाता है, कभी इसमें जाता है, उसको कौन भाई कौन कहाँ जा रहा है? नहीं सर, वो पार्टी के हेड है, वो खुद ही चेंज कर रहे हैं। पार्टी के हेड है? कौन सी पार्टी? ये निर्दलीय है। निर्दलीय है तो पार्टी कहां से आई? निर्दल का मतलब ही है, निर्दल मतलब किसी दल के नहीं है। बस राज वो तो कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर क्या करते हैं ये साहब? सर वो कभी एमएलए है वो? एसपी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में। नहीं तो मतलब कैसे चले जाते हैं? और पार्टी के हेड पूरा एमएलए लेके जाते मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें एक्सेप्शन है। अगर कोई पार्टी है वो अगर उसके अगर 2/3 लेजिस्लेटर अगर चले जाते हैं तो उसको एंटी डिफेक्शन में नहीं लिया जाता, ठीक है। और अगर 2/3 का क्या मतलब है सर? 2/3 मतलब 66%। तो अगर उसके पास 10 एमएलए हैं और वो 10 के 10 को लेके जा रहा है तो पूरी पार्टी ले जा रहा है वो, तो डिफेक्शन नहीं होता है, समझ रहा है? गठबंधन हो गया वो, तो समझ गए भाई। देखो, अरे टेक्निकल ग्राउंड कंफ्यूज मत। पार्टी छोड़ना अलग चीज होती है, गठबंधन अलग होता है। अभी अपनी पार्टी के साथ आप कांग्रेस के साथ हो, आप थोड़े दिन बाद छोड़ के उधर चले गए, आपने पार्टी छोड़ी क्या? अगर वो अपनी पार्टी का नाम, जैसे अभी पार्टी का नाम है भैया कि ये मतलब समझ रहे हो कि भाई पुरुष वर्ग का विकास करेंगे पार्टी, ठीक है। और अगर वो थोड़े दिनों बाद जो है अपनी पूरी पार्टी को ही खत्म समाप्त करके बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, दैट्स इट, समझ रहे हैं? वो एक अलग चीज हो गई। या फिर पुरुषों का विकास करेंगे पार्टी छोड़ के, अगर वो महिलाओं का विकास करेंगे पार्टी ज्वाइन कर लेता है, वो अलग चीज है। मतलब पार्टी छोड़ के अगर आप चले जा रहे हो दूसरी पार्टी में, क्योंकि लोगों ने आपको एमएलए इस पुरुष विकास पार्टी के आधार पर बनाया और आप महिला विकास पार्टी के अंदर चले जा रहे हो, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। हाँ, वो पार्टी खत्म हो गई। पार्टी कैसे खत्म हो जाएगी? 4 बज गई क्या? पार्टी कैसे खत्म हो जाएगी? हाँ कर लो, नहीं लगेगा। देखो, अगर सारे के सारे एमएलए बता रहा हूं ना, अगर 2/3 लेजिस्लेटर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको एंटी डिफेक्शन के अंडर नहीं ले जाता, इक्का दुक्का चला जाता। और इसका प्रक्रिया है यार, एंटी डिफेक्शन में भी ऐसे नहीं कि अपने आप हो जाता है सब काम। एंटी डिफेक्शन में भी उसकी कंप्लेंट होती है, पार्टी का व्हिप कंप्लेंट करता है कि छोड़ के चला गया ये, ठीक है। तो फिर उसकी उसको समझ लो पहले यार,
है ना, ये डाउट सारा क्लियर हो जाएगा, पहले समझ लो। देखो क्या हुआ, क्या था तेलंगाना के अंदर कुछ भारत राष्ट्र समिति के एमएलए थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस बीआरएस जो है भारत राष्ट्र समिति, उसके विप ने कंप्लेंट करी कि भैया हमारे एमएलए जो है वो उधर चले गए, आप उनको डिस्क्वालीफाई करो। कंप्लेंट किसको करी? स्पीकर को। बट स्पीकर लंबे समय से उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, तो मामला कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट। अब समझो होता क्या है। ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, इंडिया में 52nd अमेंडमेंट है 1985, उसमें दल बदल कानून आया सर, है ना, शेड्यूल 10 के अंदर है। ग्राउंड्स क्या है पहले देख लो। अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ द 10th शेड्यूल, वॉलेंटरीली गिव्स अप मेंबरशिप, ठीक है, ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट दे वर इलेक्टेड। खुद से पार्टी छोड़ रहा है सर जिस टिकट पे जीता है, एंटी डिफेक्शन है, उसकी सीट खाली हो जाएगी, एमएलए नहीं रहेगा, वो एमएलए एमपी नहीं रहेगा। मतलब खुद से छोड़ेगा तो भी नहीं रहेगा, पार्टी नहीं छोड़नी, जिस पार्टी पे चुने गए हो उसी पे रहो। वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी सदन के अंदर वोटिंग हो रही है, सदन के अंदर वोटिंग आपको दिखता है कि इंडिविजुअल सारे एमएलए एमपी कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनकी पार्टी का विप जो होता है, जो डिसिप्लिन करता है पार्टी को, पहले से डिसाइडेड रहता है कि इसके फेवर में करना है या इसके अगेंस्ट करना है। अगर कोई पार्टी का कैंडिडेट जो है, पार्टी का एमएलए या एमपी, वो पार्टी की जो डिसीजन होता है पहले से कि इसके यस में वोट करना है, और वो पार्टी का एक कैंडिडेट अगर नो में वोट कर देता है, तो वो पार्टी डिसिप्लिन विप के अगेंस्ट हो गया, और ये भी एंटी डिफेक्शन के अंदर आ सकता है, ध्यान रखना। समझ आ रहे? मतलब एक एमएलए एमपी की इंडिविजुअल ऑटोनॉमी यहाँ पे स्टेक पे रहती है, समझ आ रहा है? तो अगर वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, या तो वोट कर रहा है पार्टी की लाइन के अगेंस्ट, या एब्सटेन कर रहा है, मतलब करना चाहिए था और उस दिन वो गायब है सर, फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन। या तो फिर परमिशन ले ले, विप को पहले बोल दे देखो मेरा वैचारिक मतभेद है, मैं इस बिल के समर्थन में नहीं हूं, पार्टी बोल रही है समर्थन में करना है पर मैं विरोध में करूंगा, तो पार्टी ने अलाउ कर दिया, हाँ ठीक है चलो तुम्हारे एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कर देना। सर फर्क पड़ रहा होगा तो नहीं करने देंगे उसको, ठीक है, नहीं पड़ रहा होगा तो बोलेंगे हाँ ठीक है कर लेना तुम, ठीक है। एंड सच एक्शन इज नॉट कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज। तो अगर विद इन 15 दिन के अंदर पार्टी जो है उस पर्टिकुलर डिसीजन को अगर एक्सेप्ट कर लेती तो ओके है, नहीं करेगी तो फिर वो एंटी डिफेक्शन में आ सकता है सर, ठीक है। अगर एक्सेप्टेंस है पार्टी का तो दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन, द डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई इफ द डिफेक्शन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पार्टी मर्जिंग विद अनदर पार्टी, स्प्लिट मर्जर एक्सेप्शन अंडर पैरा 3 पैरा 4। मतलब अगर 2/3 लोग जो हैं वो चले जाते हैं तो फिर वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। आप जो कह रहे हो ना वो पार्टी गठबंधन बदल रही है, गठबंधन बदलना पार्टी पार्टी रहेगी, पर अगर कोई पार्टी है मान लो और उसके 10 लोग हैं एमएलए, और 10 में से अगर 7 एमएलए ये कह रहे हैं कि भैया हमको इस पार्टी में नहीं रहना है और हम ये पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है, तो मर्जर कर रहे हो या इस तरीके का चीज कर रहे हो तो एंटी डिफेक्शन के अंदर वो नहीं आएगा अगर 2/3 लोग आ जा रहे हैं, ठीक है सर, वो मर्जर हो गया, पार्टी ही मर्ज हो गई, तो समझ गए। 1985 में ऐड हुआ था सर, ये हमने पढ़ा था कैसे होता है। पहले कंप्लेंट फाइल करते हो आप किसके पास? स्पीकर या चेयरमैन, जिस भी हाउस में है कंप्लेंट पहले फाइल करो। स्पीकर का रोल क्या है? स्पीकर चेयरमैन डिसाइड क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल से, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज वेस्टेड इन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। स्पीकर या चेयरमैन ही डिसाइड करेगा कि क्या करना है। जुडिशियल रिव्यू, स्पीकर्स डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बट नो कोर्ट कैन इंटरवीन अंटिल स्पीकर डिसाइड। इसका मतलब स्पीकर अगर उस पर कोई डिसीजन नहीं लेता लंबे समय तक, तब तक कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, समझ रहे? और स्पीकर को कितने टाइम में डिसाइड करना है ये लिखा ही नहीं हुआ है। दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन, क्योंकि टाइमलाइन नहीं बता रखी स्पीकर, तो 2 साल हो गए स्पीकर बैठा हुआ है भैया डिस्क्वालिफिकेशन पर डिसीजन नहीं ले रहे, तो लोगों ने चुना तो उसको बीआरएस से है और वो अभी कांग्रेस के एमएलए बना हुआ है सर, तो लोगों डेमोक्रेसी के साथ तो क्या है, सेबोटाज हो रहा है ना, गलत हो रहा है। जुडिशियल रिव्यू अलाउड है, अगर स्पीकर गलत तरीके से डिसीजन ले लेता है डिस्क्वालिफिकेशन का तो वो एमएलए कोर्ट जा सकता है उसके खिलाफ, जुडिशियल रिव्यू है, बट वो तब ना जब स्पीकर डिसीजन ले। ये किहोतो होलोहन केस 1992 नागालैंड वाला कल बताया था। करंट प्रॉब्लम क्या है? नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड। कितनी जगह ऐसी है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे टाइम लिमिट नहीं बना रखी है, देखा अभी अभी में अपन ने कितनी जगह देख लिया, कहीं पे टाइम लिमिट नहीं है, कहीं पे सिलेक्शन कमिटी नहीं है ना, आ ही रही है इशू, टाइम लिमिट डिसाइडेड नहीं है। लीडिंग टू इंडेफिनिट डिले अलाउइंग डिफेक्टर्स टू कंटिन्यू फंक्शन एज
दल बदल दिया उसके बाद भी वो कंटिन्यू एमएलए बने हुए हैं सर, है ना? गलत बात है ये तो। प्रॉब्लम क्या है? स्पीकर्स डिले डिसीजन मेकिंग। व्हाई डिले अकर? पॉलिटिकल कंसंट्रेशन। मोस्टली जो स्पीकर बनता है वो जो रूलिंग पार्टी है उसी से एसोसिएटेड रहता है, और अगर डिफेक्ट करके वो रूलिंग पार्टी में ही जा रहे हैं तो वो फिर कहता है छोड़ो मत करो, डिस्क्वालीफाई करो ही मत उनको, लंबे समय तक डिले करो। समझ आ रहा है? पॉइंट समझ आ गया ना? नो कॉन्स्टिट्यूशन टाइम लाइन नहीं समझ में? अरे स्पीकर जो होता है ना सदन का, वो मेजोरिटी से चूज होता है, और जो मेजोरिटी में है उसी की तो सरकार है। मतलब कहीं ना कहीं वो जो पर्सन स्पीकर चेयरमैन बना हुआ है वो सरकार का ही पर्सन है, सरकार का पर्सन नहीं है, न्यूट्रल ऑफिस होता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफिस न्यूट्रल है, बट सरकार से ही तो पर्सन आएगा। जैसे अभी बिरला साहब है, ओम बिरला साहब भारतीय जनता पार्टी के ही तो नेता है वो, ठीक है? माना कि वो एज ए स्पीकर वो न्यूट्रल रहते हैं, नहीं रहते? अरे भाई देखो, संवैधानिक रूप से ऑफिस न्यूट्रल है ठीक है, पर पुराना प्यार तो पुराना प्यार है ना, तो थोड़ा बहुत रहता है माइनर सा, पर आपको ऐसे बोलना नहीं होता है। अब मैं बोल रहा हूँ, लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, भाई तुम ऐसे मत मेरे को प्रोवोक किया करो यार ठीक है ऑफिस न्यूट्रल है, ठीक है? थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाती है, वो इंट्रिंसिक है, ठीक है? सब जगह होता है वो। तो क्या बोला था मैं? हाँ, तो रूलिंग पार्टी का पर्सन है ना। अब मान लो कुछ एमएलएज हैं जो एक्स पार्टी से सेलेक्ट होकर आए, और वो एक्स पार्टी से सेलेक्ट होकर आए, इलेक्ट होकर आए सॉरी, और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली चुनाव जीतने के बाद, ठीक है? बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब उनको वो पार्टी बोली कंप्लेन किसको? स्पीकर को कि इनको डिस्क्वालीफाई करो एंटी डिफेक्शन में, पार्टी छोड़ के चले गए। अब स्पीकर किसका है सर? उसी पार्टी से आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बायसनेस वाला माइंड आ सकता है, पॉसिबल बायसनेस है ये, ठीक है? पोटेंशियल पॉसिबल बायसनेस, समझ रहे हो? पोटेंशियल संभावना है उसकी। तो वो लंबे समय तक उन लोगों को, क्योंकि वो तो पार्टी ज्वाइन कर लिए ना, तो वो उनको डिस्क्वालीफाई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि टाइमलाइन है ही नहीं, तो डिले कर रहा है लंबे समय तक। संभावना है ना इसकी, यही बता रहे वो कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में वो डिले कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन टाइमलाइन नहीं है तो डिले कर रहा है। क्वासी जुडिशियल बर्डन है। क्वासी जुडिशियल का क्या मतलब है? डिस्क्वालीफाई करना किसी को, जुडिशियल एक्ट है सर, तो जुडिशियल एक्ट के ओनस से बचने के लिए वो नहीं करते कई बार, ठीक है? क्योंकि उसमें एग्जामिनेशन एविडेंस ये सब देखना पड़ता है, तो फालतू का पंचायत है, छोड़ो, डिले। पेंडिंग गवर्नमेंट बिजनेस, लेजिस्लेटिव वर्क इज समटाइम्स साइटेड एज रीजन फॉर डिले। क्या रे दूसरा काम पहले करें, तुम्हारा ये पंचायत लेके बैठे बीच में, कर रहे हो काम करो ना, मस्त रहो, है ना? बोलते नहीं। स्ट्रेटेजिक पोस्टपोनमेंट, डिले कैन फेवर रूलिंग पार्टीज बाय अलाउइंग डिफेक्टर्स टू वोट ऑन क्रूशियल। ये है इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर वो 5 एमपीज भी अगर छोड़ के रूलिंग पार्टी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे, क्योंकि वोट तो करेगा, तो इनके फेवर में करेगा, डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा तब तक तो वोट करेगी गलत बात है ये। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिले क्या होगा? डिफेक्टिंग लेजिस्लेटर कंटिन्यू इन ऑफिस। पॉलिटिकल मॉरलिटी तो घिरेगी नहीं यार, गलत बात है ये तो। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी मैनिपुलेशन, डिले कैन बी यूज्ड टू आर्टिफिशियली मेंटेन द मेजॉरिटी, गवर्नमेंट कंटिन्यू मेजॉरिटी में रहेगी। इलेक्टोरल मैंडेट सबवर्जन, पार्टी डिसिप्लिन इरोजन, मॉकरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये तो होता रहता है। लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, सिनिसिज्म बढ़ेगा सर, स्केप्टिसिज्म बढ़ेगा लोगों के अंदर। तो बायसनेस ये रहे कि वो उसी पार्टी के स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करते। ऐसे नहीं बोलना है पर बट नहीं, आप मैं बताऊं देखो एज अ ब्यूरोक्रेट आपको डिप्लोमेसी सीखनी पड़ेगी। आप डिप्लोमेसी जब तक आपके एटीट्यूड में नहीं आएगी, जब तक आपके बिलीफ में नहीं आएगी ना, योर बिलीफ बिकम योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स, ठीक है? ये बात पता है ना आपको, इस पे हाँ तो कर रहे हो, तो इम्प्लीमेंट भी करो। अगर देखें तो क्रक्स वही है ना इसका। क्रक्स नहीं है वो, अगर आप क्रक्स को ऐसे सोचोगे तो वैसे लिखोगे, और वैसे लिख दिया ना तो वो सामने दिखेगा कि हाँ। जो मैं डाउट पूछी थी उसका, अगर देखें तो क्रक्स यही है कि जस्ट बिकॉज़ वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करे, इसलिए स्पीकर उनको इलेक्शन लॉ से उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं बोलना है ना, पर हम सिर्फ संभावना जता रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो? ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो है ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है? आप सीधा सीधा एलिगेशन मत लगा देना वहां पे हाँ देखो, जो कॉपी चेक करेंगे ना आपकी,
वो बहुत एक्सपीरियंस लोग, आपके आंसर की भाषा पढ़ के पता चल जाएगा, ठीक है। वो आपके 20 क्वेश्चन में से पॉलिटी में आप ना जितने लोग सक्सेसफुल हुए ना, सक्सेसफुल, उनका मार्कशीट देखना कभी भी, मार्कशीट देना। सबसे पहला पेपर क्या है, ऐसे का मार्क्स देखोगे 250 में से कितना आ रहा है, GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल दोनों देखेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे ऑप्शनल में, ठीक है। मोस्टली देखना हाईएस्ट मार्क्स आपको किस में मिलेंगे, ऑप्शनल में। ऑप्शनल के बाद आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एथिक्स और ऐसे में, ठीक है, मिलेंगे। उसके बाद आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे GS3 में, फिर GS1 में, और सबसे लिस्ट मार्क आपको देखने को मिलेंगे GS2 में। मोस्टली आप देख लेना, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होता है हमेशा सबके GS2 में मार्क्स कम है, बट GS2 में मार्क्स जेन्युइनली लाना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि GS2 में लोगों को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, हाईएस्ट कॉन्फिडेंस एंड लोएस्ट मार्क्स, दिस इज अबाउट GS। हाँ, और इवन पॉलिटिकल साइंस वाले लोगों के भी GS2 में मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो थोड़ा और ज्यादा खुल जाते हैं, पर वो ज्यादा खुला खुला वहां लिखना नहीं होता ना, वो ज्यादा खुला खुला लिख देते हैं, तो वहां मार्क्स कट जाते हैं, वहां पे ऐसा होता है, ठीक है। आइडियोलॉजिकल वो वहां पे कोट कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से ये गलती होती है कई बार, है ना। आंसर लिखना है गवर्नेंस का, वो गवर्नेंस में कोट कर दे रहे हैं किसको, समझ रहे हो, हाँ, मैक्स वेबर को कोट कर रहे हैं, मैक्स वो कह रहा है मैक्स वेबर की यहाँ जरूरत ही नहीं है ना, और ज्यादा होशियार बन रहा है, पॉलिटिकल साइंस वाला है ना तू। ये ले हाँ हाँ, आप वहां पे थिंकर्स को कोट करोगे ना, एंटोनियो ग्राम्सी के अकॉर्डिंग हेजेमनी हो गया, ये क्या फालतू चीज लिख रहा है, पूछ नहीं रहा है वो चीज। ऐसा हो जाता है कभी कभी, सबके साथ नहीं होता है। संतुलन थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हमको बनाना होता है, ये पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स बना लेते हैं संतुलन, सोशियोलॉजी वाले संतुलन बना लेते हैं, है ना, संतुलन बना लेते हैं ना। जो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड का स्टूडेंट संतुलन बना लेता है पॉलिटी के साथ, वो फिर फोड़ता है इसमें, ठीक है, वो मार्क्स अच्छे लाता है। GS2 में मार्क्स बहुत कम आते हैं, और उसका कारण ये मोहतरमा ने अभी बताया, उसका होता है ये, तो मुझे इसमें क्या करेक्ट बताया ना मैंने। कभी भी ऑफिसेस पे अब जैसे एलिगेशन नहीं लगा, अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है ना कि स्पीकर का ऑफिस न्यूट्रल होता है ना, स्पीकर का ऑफिस न्यूट्रल है। आज तक भारत के इतिहास में कोई स्पीकर को कभी अपने पद से एलिमिनेट नहीं किया गया, समझ आ रहा है, ठीक है। तो स्पीकर के ऑफिस की हाईएस्ट रेस्पेक्ट है सर, ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में भी हाई रैंक पे आता है, वो आता है, आई थिंक 5th पे आता है या 7th पे आता है, ठीक है, दोनों में से एक पे आता है। तो इतनी टॉप पोजीशन पे उस व्यक्ति को माना जा रहा है, और आप डायरेक्टली बोल दोगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ में वो जो है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के साथ उनका कनेक्शन, और ये भी हमको समझ आ रही है ये चीज ब्लेटेंटली कि स्पीकर रूलिंग पार्टी से ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी चाहेगी अपने पर्सन को बिठाओ, यार हाईएस्ट पोजीशन वाली जगह है ना वो, तो अपनी पार्टी का जो सीनियर लीडर है, जो सालों साल 30-35 साल से काम कर रहा है, उस पर्सन को उस रेस्पेक्ट की पोजीशन पे बैठाओ, है ना। कांग्रेस ने मीरा कुमार को बिठाया था, समझ रहे हैं। तो जो सालों साल पॉलिटिक्स में काम किया है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को बहुत ज्यादा अच्छे से समझता है, उस पर्सन को वहां रेस्पेक्ट की पोजीशन पे बिठाया। स्पीकर बहुत रेस्पेक्टेबल पोजीशन है, ठीक है। अब स्पीकर अपने पावर का मिसयूज करता है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल की वजह से या किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से, इस बात को आपको लिखना बहुत ध्यान से है, बहुत ध्यान से, ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि स्पीकर, बिकॉज द स्पीकर बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी, दैट्स व्हाई ही इज मिसयूजिंग हिज पावर एंड सम एक्शन सपोज्ड टू बी टेकन अगेंस्ट द स्पीकर एंड समथिंग। नो नो, क्रक्स समझने के बाद भी अपनी भाषा में आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके वो जो 250 नंबर है ना GS2 के, वो निर्भर करता है आपके पहले, दूसरे, तीसरे आंसर पे, आप मान के चलो, ठीक है। और अब तकलीफ ये है कि पहले क्या होता था कि कॉपी मिलती थी तो आप सीक्वेंस चेंज कर सकते थे लिखने का, ठीक है। 2014 के बाद से कॉपी मिलना बंद हो गया, उसके बाद वही कॉपी मिलती, उसी में आंसर लिखना होता। अब पहला क्वेश्चन जो है उसके आंसर के लिए 2 पेज मिले हुए, वही लिखना है ना। नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं, जीरो है, और लिखोगे, बुरा लिखोगे, जैसा भी लिखोगे वो वही है, और क्वेश्चन तो चेंज होगा नहीं। जिसको पहला क्वेश्चन अच्छे से आ रहा होगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो उसका अच्छा आंसर लिखेगा। तो पहला आंसर जो पढ़ता है, नो डाउट आप कैसे इंप्रेशन बनाते हो, ठीक है। ये तो बहुत कन्वेंशनल सेइंग है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। सब लोग ऐसे नहीं होते कि पहले इंप्रेशन से आपको जज कर ले, बट पॉइंट इज कि आपका माइंड ऐसे ही काम करता है कि पहली वाली चीज आप नहीं भूलोगे, और टिकना कितनी देर है उसके साथ। वो कोई इंसान तो है नहीं कि आज देखा कल देखा रोज देखोगे। उस कॉपी के साथ उस व्यक्ति को कितनी देर, 20 मिनट 25 मिनट रहना है,
तो 20-25 मिनट के लिए तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। एक होता है ना जैसे ये आज इसको देखा छापरी लग रहा है, उसको देखते ही दिमाग से एक ही बड़ा है छपरी, ठीक है। अगले दिन आपने देखा अरे नहीं यार वो तो कल किसी एक्ट में प्ले करने गया था इसलिए छपरी का रोल करा था। अगले दिन देखा बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, तो अगले दिन आपने देखा नहीं यार ये तो सभ्य व्यक्ति है, ये तो लोगों की मदद कर रहा है ना, ये तो डॉगी कुल्लू कुल्लू को बिस्किट खिला रहा है। आपका विचारधारा बदल गया, बदला ना, क्योंकि अब आप उसको रोज देख रहे हो, 1 महीना 2 महीना तो समझ आ रहा है, जजमेंट के लिए टाइम मिल रहा है। वहां टाइम नहीं, 20 से 25 मिनट का मामला है। एक कॉपी 20-25 मिनट, एट मैक्स आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं रुकेगा कोई, है ना। 20-25 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन को, बुजुर्ग लोग हैं वो 50-55 साल के प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर कॉपी चेक करते है ना, उनको आप मैनिपुलेट भी नहीं कर पाओगे, है ना। राम ने रावण को क्यों मारा, राम ने रावण को क्यों, क्वेश्चन क्या है, राम ने रावण को क्यों मारा? कॉलेज में कैसे लिखते हैं, स्कूल में कैसे लिखते हैं? राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया था, इसलिए राम ने रावण को मारा। पहली और तीसरी लाइन सेम है, आंसर तो बीच वाली लाइन में पर कॉलेज में इस पे मार्क्स मिलते हैं कॉपी भर के आए ना, वहां ऐसा नहीं होता। ढूंढ वहां मैनिपुलेट किया ना, अच्छा बोला सिखाते, ये देख मार्क्स कट जाते हैं। नहीं मैनिपुलेट करना, जो आ रहा है वो लिखे, सब सही लिखे, सटीक लिखे, बिल्कुल अच्छा आंसर लिखे, समझे। तो सर हाँ बोलो। अब यहाँ तो आर्टिकुलेट कैसे बोलना है? मैंने यही बोला कि आर्टिकुलेट ऐसी जगह पे पोटेंशियल और इस तरीके के वर्ड यूज करके करो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस काइंड। अगर आप पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करते हो या इस तरीके की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करते हो तो वहां पे आप अपने आंसर के साथ जस्टिफिकेशन कर सकते हो, नहीं तो फंस जाओगे फिर, है ना। फंसोगे कुछ नहीं, मार्क्स काट देगा वो, मार्क्स के लिए तो मेहनत करके जाओगे, इतनी मार्क्स कट जाएंगे, है। और एक बार आपने थोड़ा सा वहां पे ब्लेटेंट कुछ लिखा तो वो आपको जज भी कर लेंगे, कई बार जज भी कर लेते हैं, राइट विंग वाला है, लेफ्ट विंग वाला है, ये भी हो जाता है कई बार। स्टेट के अगेंस्ट कभी भी कुछ नहीं लिखना है, स्टेट के साथ बैलेंस बना के लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि सरकार की गलती है तो भी सीधा सीधा नहीं लिखना, दिस इज द ग्रेव मिस्टेक ऑन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, नो, बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, समझ रहे हो, बिकॉज ऑफ सम ऑफिशियल कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, दिस इज हाउ यू मस्ट फ्रेम योर आंसर। ये होती है डिप्लोमेसी आंसर राइटिंग की, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें ओनस आप किसी ना किसी कंस्ट्रेंट पे डाल देते हो रादर देन आपकी आइडियोलॉजी, समझ रहे। तो ये आप सीखोगे जब आप आंसर लिखोगे, और जो आंसर नहीं लिखेगा ना ज्यादा, वो नहीं सीख पाएगा, वो फिर गलती करके आएगा और फिर मार्क्स कटेंगे। इसीलिए आंसर राइटिंग काफी अच्छी करनी चाहिए, स्पेशली जो 2 साल बाद देने वाले, ठीक है, जो 27 में देने वाले, उसका प्राइम टाइम आंसर लिखने का। अभी लिखो, रोज लिखो 4-5 आंसर आएगा, तब तक तो प्रो हो जाओगे, है ना। कंटेंट में प्रो होने में पहले टाइम लगता है, और कंटेंट के बाद आप अपने आर्टिकुलेशन में प्रो होते हो, समझे, तो हो जाएगा, समझ गए। ये देखो, ये की हो तो होलोहन आ गया ना, कल बात की थी अपन ने, ये पढ़ लेना, 2 केस है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन के फ्रेमवर्क में क्या है सर, स्पीकर जज की तरह काम कर रहा है, टाइम लिमिट नहीं है सर, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन पॉसिबल है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है सर, जब तक स्पीकर नहीं डिसाइड करेगा, व्हिप का सिस्टम है सर, व्हिप कंप्लेंट करेगा तभी होगा काम। स्प्लिट मर्जर लूप होल है, 2/3 अगर लोग गए तो उसको उसमें लिया जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स की रेफरेंस तो हम वही ये एंटी डिफेक्शन वाला कंटेंट है, डिसीजन अथॉरिटी, टाइमलाइन, लॉ, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये एमसीक्यू करो जल्दी से, देखा तो नहीं किसी ने? वैसे खत्म करना था आज, एक ही आर्टिकल बचा था। सी आई सी, ए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ए इसका आंसर है। एक ही तो ठीक लग रहा है।
फाइनल नहीं, जुडिशियल रिव्यू तो है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। होता है। हेलो, इसको करेंगे ही नहीं, खुद ही पढ़ना है। हाँ, फिस्कल फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट फंड डिस्प्यूट, फाइनेंस कमीशन पढ़े ना पूरा का पूरा। टैक्स पावर का डिवोल्यूशन, फाइनेंस कमीशन, वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल, ये पढ़ चुके अपन एक आर्टिकल के अंदर है। और अभी तो बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन भी आ गया, दो ही पेज का आर्टिकल ही था। करो इसको जल्दी से। कल फिर मई का स्टार्ट करेंगे ना। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। बी, सबका आंसर बी है। बी है। फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन है। स्टैट्यूटरी बॉडी एवरी 5 ईयर, ठीक है। इट मेक्स रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट नेट प्रोसीडिंग सेंट्रल टैक्स बिटवीन यूनियन स्टेट, ठीक है। It determines the principles governing grant in aid to the state from the CAY। क्या आंसर बताया आप? B, 2 and 3। 1 क्यों गलत है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और 2 सही है। फिर से पढ़ो 2 को। कहाँ लिखा बाइंडिंग? जब लिखा नहीं तो क्यों बता रहे हो? क्या गुंडा बनेगा तू? नेट प्रोसीड्स ऑफ सेंट्रल टैक्स, क्या होता है नेट प्रोसीड्स का मतलब? नेट प्रोसीड्स का क्या मतलब होता है? टैक्स कलेक्शन में हम लोग घटा देते हैं जितना उसका एक्स्ट्रा जो मनी लगा उसका टैक्सेशन, और बाद में आया नेट प्रोसीड। क्या बोले ये, तुम्हें समझ आया? हाँ, मतलब आपका क्रक्स ठीक है। ठीक है। देखो, नेट प्रोसीड्स का क्या मतलब होता है कि जैसे 2000 करोड़ टैक्स कलेक्ट हुआ, पर उस 2000 करोड़ टैक्स को कलेक्ट करने में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए कलेक्ट करने में, तो 2000 करोड़ माइनस 5 तो हो गया 1995 करोड़। उसको कहते हैं नेट प्रोसीड, ठीक है। नेट प्रोसीड का मतलब है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने में जो आपका मनी खर्च हुआ, उस वाले पार्ट को निकालेंगे तो आपको ग्रॉस, आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा। वो तो ग्रॉस है, समझ आ गया? तो जो बचता है एक्सपेंडिचर के बाद, उसको फिर क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दैट्स व्हाई नेट प्रोसीड, ठीक है। नेट प्रोसीड की जगह अगर वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके लैंग्वेज और लिख देता ना, तो 90% लोगों का क्वेश्चन ये गलत ही होता है मोटा भाई। अगर नेट प्रोसीड की जगह वो कुछ और लिखता, ग्रॉस या ऐसा कुछ टर्म यूज कर लेता, ठीक है, नेट ग्रॉस टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत हो जाता क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे खेला करता है वो, ध्यान रखना। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय। हाँ, बजट की और इकोनॉमिक सर्वे दोनों की क्लास होगी, बट इट विल टेक अ बिट टाइम बिकॉज अभी प्रिपेयर हो रहे हैं नोट्स उनके, है ना, बजट और सर्वे के।